तो आज के पॉडकास्ट में वील कंटिन्यू विद द बेस्ट आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, लखनऊ सुपर जायंट्स को, सनराइजर्स हैदराबाद को और पंजाब किंग्स को। चार टीमें हम लोग आज एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज गोना बी, एज आई सेड बिफोर, द मोस्ट डिटेल्ड आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस ऑन द इंटरनेट। हम लोग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, प्रेडिक्शंस, प्लेइंग 11, स्क्वाड कॉम्पोजिशन, स्ट्रैटेजी सब डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ तक फुटबॉल की बात आती है तो भाई यूसीएल के क्वार्टर फाइनल के ड्रॉ भी आ चुके हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी रिएक्ट करेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। तो यार इस बार ना हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिफेंडिंग चैंपियंस, विद थालास टीम चेन्नई सुपर किंग्स से। एंड काफ़ी सारे मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तो आई विल कीप रेफरिंग देम एंड वील डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टीम इन डिटेल। पता लगाएंगे कि क्या ये टीम अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है वंस अगेन। 2010 में लोगों ने डिफेंड करा था, द ओनली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है। तो क्या ये दूसरी बार उस काम को कर सकते हैं? आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। एंड काइंड ऑफ यू कुड से कि अगर ये धोनी का लास्ट आईपीएल निकल के आता है तो शायद इस पूरा आईपीएल का नैरेटिव ही इस चीज़ के ऊपर बिल्ड हो कि भाई क्या धोनी ये टाइटल डिफेंड कर सकता है, एंड क्या अपना फेयरवेल एक अल्टीमेट पीक पे कि 2 टाइटल लगातार जीत के रिटायर हो रहा है उस फेरीटेल एंडिंग पे खत्म कर सकता है। बहुत हाई चांस है कि इस साल के आईपीएल का नैरेटिव हमें वंस अगेन कंप्लीटली धोनी के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ दिखे। सो लेट्स राइट अवे स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट। 6 सेगमेंट होंगे हमारे, जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट सेगमेंट इज गोइंग टू बी द स्क्वाड कॉम्पोजिशन। कितने बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, सब डिस्कस करते हैं। बैट्समैन इस पूरी स्क्वाड में 4 हैं जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो इंजरीज हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉनवे, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं सब उनकी बातें होंगी। तो ऋतुराज आ जाते हैं हमारे पास, शेख रशीद भाई, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, रहाने हैं एंड समीर रिजवी। ये 4 प्रॉपर बैट्समैन हैं स्क्वाड में। विकेट कीपर्स की बात करें तो सिर्फ 2 हैं, धोनी ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ साथ अरावली अवनीश हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैकअप्स हमें है नहीं देखने को धोनी के। बट अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें, हमारे पास 8 बॉलर हैं यहाँ पे, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। देश पांडे है, मुस्तफिजुर रहमान आ चुके हैं, मुकेश चौधरी हैं, पतिराना तो ऑफकोर्स हमने लास्ट सीजन में देखे ही थे कितना अच्छा खेले थे, सिमरजीत सिंह भी आ चुके हैं, प्रशांत सोलंकी भी हैं, साथ ही साथ थीक्षानन हंगरगेकर तो हमने लास्ट सीजन देखी ही थे एज वी सेड। अगर हम लोग ऑलराउंडर्स पे हैं, नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी स्पाइसी, बिकॉज इतने ऑलराउंडर्स अभी तक हमने जितने भी स्क्वाड्स एनालाइज करी हैं, हमने लास्ट पॉडकास्ट में 3 केकेआर, डीसीएन, आरआर तीनों को एनालाइज किया था। इस पॉडकास्ट में 4 टीम्स को एनालाइज करने वाले हैं। किसी भी टीम में इन 7 में से, अभी से बता दे रहा हूँ, इतने ऑलराउंडर नहीं है जितने सीएसके में। दिस इज सम क्रेजी डेप्थ, सम क्रेजी T20 स्काउटिंग डन बाय सीएसके। ग्रेट जॉब बाय सीएसके इन द ऑक्शन एंड द मैनेजमेंट इन होल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज अगर हम ऑलराउंडर्स को देखें, मोइन अली हैं, शिवम दुबे हैं, जडेजा ऑफ कोर्स, रचिन रविंद्र भी हैं, डैरल मिचेल को भी खरीद दिया इन लोगों ने, सैंडर तो थे ही, दीपक चहर भी अब फुल्ली फिट हो चुके हैं, वापस आ गए हैं टीम में, शार्दुल ठाकुर वापस आ चुके हैं भाई, द बिगेस्ट टॉक ऑफ द टाउन, अजय मंडाल है, निशांत सिंधु। तो 10 ऑलराउंडिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी पॉडकास्ट्स ऑन दिस चैनल कि हमें ऑलराउंडर्स जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं T20s में, वो कितना एसेंशियल अगर आपको कोई टूर्नामेंट जीतना होता है। तो अगर मैं दोबारा रिआइट्रेट करूँ इस पॉइंट को, तो अभी हम लोग जब स्ट्रैटेजी में आएंगे सेकंड सेगमेंट पे तो हमें पता चल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, प्लेइंग 11 एंड उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। दिस इज अ सेकंड सेगमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा। अब जो मैं प्लेइंग 11 बनाने वाला हूँ, इसके क्या रीजंस होंगे उनको साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। इफ़ यू हैव एनी मॉडिफिकेशंस या फिर आप सोचते हो कि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, ऑफ कोर्स फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड अपनी पूरी लाइनअप भी शेयर करना। आई विल लुक एट दैट एंड देन विल कंपेयर, मे बी, हु नोज। आई थिंक ओपनिंग, क्योंकि अभी कॉनवे नहीं होने वाले, रचिन रविंद्र मोस्ट लाइकली विल बी ओपनिंग। लेफ्ट हैंडर है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, न्यूजीलैंडर है। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे इनको बहुत अच्छा खेलते हुए देखा था, बट क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या ये सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में ही ऐसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। थैंकफुली फॉर सीएसके फैंस, उसके बाद हमने देखा टेस्ट में भी परफॉर्म कर दिया एंड T20s में भी परफॉर्म कर दिया, एंड दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो एक टॉप टियर टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्रेडिबिलिटी आ गई है बंदे में। आई थिंक रचिन रविंद्र विल बी स्टार्टिंग, साथ के साथ ऑफकोर्स ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। 1 डाउन पे आई थिंक रहाने होंगे, एंड ऑफकोर्स ये ना जो ऑर्डर में डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, तो एक टेंटेटिव बैटिंग ऑर्डर है। 1 डाउन पे रहाने, 2 डाउन पे आई वुड सी शिवम दुबे।
ये दोनों स्विच भी कर सकते हैं, कभी शिवम दुबे भी वन डाउन पे आ सकता है जैसे कि हमने लास्ट सीजन देखा था, बट बेसिकली टॉप 4 बैट्समैन हमारे यही होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग चलें, आई थिंक दुबे के बाद डैरल मिचेल खेलेंगे फॉर श्योर, अगेन एन ऑलराउंडर जो कि फास्ट बॉलिंग भी करते हैं एंड एक्सप्लोसिव पावर हिटर भी हैं मिडिल ऑर्डर में। उनके बाद एक और ऑलराउंडर आ जाएंगे, वो है हमारे रविंद्र जडेजा एट नंबर 6। उसके बाद आई थिंक आवर विकेट कीपर एंड कैप्टन ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह धोनी एट नंबर 7। उसके बाद अगर हम लोग बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें, दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज नंबर 8 पे आई विल हैव शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पे आई विल हैव दीपक चहर, एंड जिनको डाउट है इनकी बैटिंग एबिलिटीज पे, फॉर एग्जाम्पल शार्दुल ठाकुर ने अभी रणजी ट्रॉफी में क्या कमाल करा सबको पता ही है। तो दीज गाइज आर वेरी हैंडी विद द बैट एंड क्वाइट फ्रैंकली दे आर जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। उसके बाद 2 और स्लॉट्स बचेंगे एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव थीक्षाना एंड साथ ही साथ पथिराना, 2 फॉरेनर्स और हो जाएंगे। तो हमारे जो 4 फॉरेनर्स हैं, रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, 2 न्यूजीलैंडर्स हैं, एक और 2 बॉलर्स एसेंशियली पथिराना एंड थीक्षाना, 2 श्रीलंकन हो गए। अब इस टीम के फायदे क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे, लेट्स कम टू दैट इन दिस सेगमेंट। मैंने ये प्लेइंग 11 एसेंशियली चूज क्यों करी, सबसे बड़ा रीजन क्या है। अगर आप नोटिस करें इस प्लेइंग 11 में 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे धोनी को हटा दो, आप गायकवाड को हटा दो और रहाणे को हटा दो, बाकी 8 के 8 प्लेयर्स प्लेइंग 11 में जो मैंने दी आपको सब बॉलिंग करते हैं। एंड दिस इज नॉट इवन यूजिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर अगर आएगा तो फिर 9 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे अगर आप एक बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर को लाओ तो क्रेजी अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं। क्यों ये ज़रूरी होते हैं, एज यू ऑलवेज से, अगर T20 में आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हो, आप मान के चलो आपसे टूर्नामेंट नहीं जीता जाएगा, बहुत रेयर चांस है। क्यों? क्योंकि यार 5 बॉलर्स को तो मिनिमम 4 ओवर डालने ही पड़ेंगे 20 ओवर करने के लिए। एंड सो अगर उस 5 में से एक भी ऐसा बॉलर हुआ जिसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो भी उसको मजबूरन वो अपने ओवर्स, अपने कोटा के ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। बट क्योंकि अब हमारे पास 9 बॉलर्स हैं, हम ऑलमोस्ट हर एक बॉलर के लिए एक बैकअप बॉलर लेके चल सकते हैं। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेप्थ? दिस इज व्हाट CSK हैज बेनिफिटेड फ्रॉम लास्ट सीजन। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग बाय द वे, ये डेप्थ बैटिंग की भी हम लोग बात करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वाइट फ्रैंकली थीक्षाना भी बैटिंग कर लेता है, एंड सो वी कुड कंसिडर कि पथिराना के अलावा 11 में से ऑलमोस्ट 10 लोग बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 9 तक जहाँ तक दीपक चहर होने वाला है, वहाँ तक तो जेन्युइन बैटिंग है। और अगर आप थीक्षाना को इंक्लूड कर लो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन बैट इन दिस लाइनअप। आई थिंक इफ देर इज एनी टीम दैट विल कम क्लोज टू दिस, अभी हमने मुंबई को एनालाइज करा नहीं, उसको मंडे को एनालाइज करेंगे। आई एम एक्साइटेड टू सी कि मैं उसकी क्या प्लेइंग 11 बनाऊंगा एग्जैक्टली, बिकॉज शायद वही एक टीम है जो कि इतनी डेप्थ लेके इनके पास आ सकती है। वरना क्वाइट फ्रैंकली जितनी डेप्थ CSK के लाइनअप में है ना बैटिंग और बॉलिंग की, इट इज अनमैचेबल। हैट्स ऑफ टू CSK एंड देयर मैनेजमेंट। मैं बड़ा चिढ़ जाता हूँ भाई, एम बीइंग अ KKR फैन की, यार CSK बार बार जीत जाती है, क्या करे, मज़ा नहीं आता। बट यू हैव टू गिव देम सम क्रेडिट यार, मतलब ये जॉब पुल ऑफ करना एवरी सीजन, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ये कोई आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर अभी अगले साल हम लोग मेगा ऑक्शन देखेंगे फिर से ये लोग कोई ऐसा कोर बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। सो क्रेडिट वेयर इज ड्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी स्ट्रैटेजी का, आई थिंक यहाँ पे जब हमने डिस्कस करा अभी कि 9-10 बैट्समैन है 11 में से, आई थिंक CSK विद द बैट शुड गो ऑल आउट। क्या मतलब है इसका? अगर आपको पता है कि आपके पीछे इतने सारे बैटिंग की भरमार पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट हर कोई बैटिंग कर सकता है, तो क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सही में है कि आपको 20 ओवर पूरे खेलने? ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज आपको पता है अगर आप आउट हो भी जाओगे तो भी पीछे बहुत बैट्समैन पड़े हुए हैं। एंड सो इस चीज़ का फायदा उठा के हमें रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहिए, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहिए, मे बी गो ऑल आउट फ्रॉम द गेट गो। एंड सो आई थिंक कि मे बी इट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि शायद कॉनवे बाहर हो गया, रचिन रविंद्र से एक नया फ्रेश ब्लड आया है जो कि अब श्योरली स्टार्ट करेगा, शायद एक्सप्लोजिविटी प्रोवाइड कर दे गायकवाड के साथ। नॉट कंपेयरिंग विद कॉनवे, ऑफ कोर्स कॉनवे के अपने फायदे हैं, बट मे बी अ न्यू डायमेंशन टू द CSK टीम, वाई नॉट। एंड आई थिंक अगर हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हमने लास्ट सीजन देखा था, हमने लास्ट ईयर जब हमने IPL कवर भी किया था तो आई रिमेंबर मैं बात करा करता था कि कैसे धोनी नंबर 8 पे बैटिंग करने आ रहा था, इतनी ज़्यादा डीप बैटिंग थी। एंड फिर भी हम लोग कई बार देखते थे कि CSK स्टार्टिंग के पावर प्ले में थोड़ा बिल्डअप करके खेल रही है, एंड आई वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग देम कि क्या ज़रूरत है इसकी यार, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विथ सो मच डेप्थ, क्यों इतना डर के खेलो, फियरलेसली खेलो ना।
ऑल आउट जाके खेलो. तो आई होप कि ये लोग ऑल आउट जाके खेले, बिकॉज देन यू हैव अ हाई चांस ऑफ स्कोरिंग 200 रन्स मोर ऑफन देन नॉट. दैट इज द बिगेस्ट पार्ट. चेन्नई के पास इतनी ज्यादा फायर पावर है अपनी बैटिंग में कि दूसरी टीम को आउटस्कोर कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम. दैट इज द ग्रेटेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम. एंड उसका इतने बॉलिंग ऑप्शंस भी है कि फिर वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं टारगेट. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर्स. ये स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कभी हम देखेंगे कि धोनी ऊपर आ जाए. वैसे तो आई थिंक कि शायद अभी भी नंबर 8 पे ही कंटिन्यू करे. लास्ट सीजन घुटने की वजह से कर रहे थे, बट इस सीजन रीजन ये हो सकता है कि ही वुड वांट टू प्रिपेयर द टीम टू गेट यूज्ड टू स्कोरिंग रन्स विदाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. क्योंकि अगर अगले साल से वो नहीं होने वाले हैं तो अभी से ही थोड़ा सा उस लूप में डाल दो ना, वरना यू शुड बी केपेबल इनफ टू स्कोर 200 रन्स योरसेल्फ. दैट इज अ मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर. तो धोनी कभी ऊपर भी आ सकते हैं, कभी नीचे भी दिखेंगे हमें. शिवम दुबे पिंच हिटर की तरह वन डाउन भी आ सकते हैं, कभी रहाने आ सकते हैं. क्या पता हमें रचिन रविंद्र मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल जाए, रहाने ओपनिंग कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है. तो आई थिंक बहुत ही फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होगा एंड एज पर डिमांड्स एंड एज पर नीड होना चाहिए. चेन्नई के पास ये फायदा भी है कि सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट हर जगह बैटिंग कर सकते हैं. अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज, एंड ये थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस पे, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस एज वेल. मुझे ऐसा लगता है कि सैंटनर का जो बैकअप होगा, मोस्ट लाइकली फर्स्ट बैकअप होने वाला है मोइन अली. बिकॉज वो अप टॉप बैटिंग कर सकता है वन डाउन पे, कभी कभी तो ओपनिंग भी करते हुए हमने देखा है. टू डाउन पे ही बैटिंग कर सकता है. रचिन रविंद्र भी ऊपर ही बैटिंग करने वाला है. तो नेचुरली एक टेम्पटेशन होगी कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन से ही रिप्लेस करा जाए और दोनों ऑफ स्पिन भी डालते हैं. माई बेट इज मे बी ट्रीट सैंटनर एज द फर्स्ट बैकअप फॉर क्या नाम है अपना, रचिन रविंद्र. वाई डू आई से दैट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सैंटनर विद द बॉल इज मच मच मोर इफेक्टिव देन मोइन अली. फर्स्टली तो स्पिन डिपार्टमेंट में जडेजा को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा. सेकेंडली, अगर रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हैं एंड अगर उनको रिप्लेस करना हो तो हमें एक ओपनर से ही या फिर वन डाउन के प्लेयर से ही रिप्लेस करना जरूरी नहीं है. अपना मिड सैंडर कैन कम डाउन द ऑर्डर एंड एज ए सेड बिफोर, इतनी फ्लेक्सिबल बैटिंग लाइनअप है, somebody like रहाने कैन ओपन द इनिंग्स इन प्लेस ऑफ रचिन रविंद्र. तो बेसिकली रचिन रविंद्र स्क्वाड से हटे, सब लोग ऊपर शिफ्ट हो गए बैटिंग ऑर्डर में एंड बीच में घुस गए अपने मिथ सैंटनर. क्वाइट फ्रैंकली मिथ सैंटनर की पावर हिटिंग एबिलिटीज सिंस द ओडीआई वर्ल्ड कप, आई ऑल्सो फील कि दे आर फार मोर सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म दैन मोइन अली राइट नाउ. तो वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ हिम? बट ठीक है, ये तो हमने स्ट्रैटेजीज की बात कर ली. अब हम आते हैं थर्ड सेगमेंट पे, विच इज द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम. ठीक है, स्ट्रेंथ्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है धोनी द विकेट कीपर एंड द कैप्टन. एंड इसमें मैं ज़्यादा एलैबोरेट करूंगा भी नहीं भाई. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर धोनी जैसा कैप्टन है आपके पास, जिस टाइप का वो एनवायरनमेंट और कल्चर क्रिएट करके देता है टीम में, इट इज़ नॉट अ जोक एंड इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि हर कोई बंदा जो कि अपने लेट या मिड 30s में होता है और बाकी फ्रेंचाइजेज में फिनिश्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो CSK में आके एकदम से परफॉर्म करने लग जाता है. द टीम ऑफ ओल्डीज बोला जाता है ना CSK को. हाउ डू दे स्टिल मैनेज टू विन in a league which is so demanding, which is so physically intense, which would then require a lot of young blood? उसमें ये ओल्ड ब्लड कहाँ से जीत जा रहा है जो कि इतना इंटेंस नहीं है, जो कि शायद फिजिकली उतना केपेबल नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपके परफॉर्मेंस में से 110% निकल के आ जाता है. तो आई थिंक धोनी द कैप्टन विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी. एंड एज अ विकेट कीपर आई वुड स्टिल आर्ग्यू ही इज वन ऑफ द बेस्ट भाई. वो दैट्स जस्ट हाउ हिज फिटनेस इज. उसके रिफ्लेक्सेस विकेट कीपिंग में स्लो होते ही नहीं है. हमने लास्ट ईयर शुभमन गिल का वो स्टंप आउट देखा था, सबको याद है, वो कितने कुछ सेकंड्स में था. आई थिंक कि एज लॉन्ग एज यू हैव धोनी बाय योर साइड, एक एक्स फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा. सेकंड स्ट्रेंथ पे चलते हैं. दिस टीम हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स, एज आई सेड बिफोर, द बेस्ट डेप्थ इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग. क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ टीम्स में या तो डेप्थ होती ही नहीं है, जैसे हमने राजस्थान रॉयल्स की टीम को कवर किया था, या फिर कुछ टीम्स में एक जगह पर डेप्थ होती है, जैसे कि अभी हम लोग सनराइजर्स की बात करेंगे कि एक डिपार्टमेंट में डेप्थ है लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्थ नहीं है. CSK में बैटिंग में भी डेप्थ है, बॉलिंग में भी डेप्थ है.
ये बहुत ही यूनिक चीज़ है एंड दिस इज़ वॉट मेक्स देम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एवरी वन एल्स. एक एक्स फैक्टर उनको यहाँ से भी मिल जाता है. सो आई थिंक इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिकॉज हर प्लेयर का हर दिन एक अच्छा दिन नहीं होने वाला है. तो जब उनका वो बुरा दिन आया हुआ है, क्या आप उनको सपोर्ट करने के लिए उनका बैकअप रख सकते हो टीम के अंदर ही, जो कि उनके ओवर्स कंप्लीट कर दे, जो कि उनकी जगह अगर वो जल्दी आउट हो गए तो रन्स मार दें. बहुत बड़ा फैक्टर होता है. इससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है प्लेयर्स को. फियर ऑफ फेलियर हट जाता है. बिग प्लस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फॉर श्योर. थर्ड स्ट्रेंथ इज टॉप टियर फॉरेन बैकअप्स. चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो मिथ सैंडनर हो, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान हो. हमने लास्ट सीजन डिस्कस किया था कैसे सीएसके की डेथ बॉलिंग इज अ बिग इशू. दे इवेंचुअली इंप्रूव्ड अ लॉट जब देश पांडे ने इंप्रूव कर लिया, पथिराना ने इंप्रूव कर लिया, हंग्रेगेकर भी आ गए थे. अब तो मुस्तफिजुर रहमान भी आ गया भाई. पथिराना फिट नहीं हो पाया तो मुस्तफिजुर रहमान को खिला दो. इतनी डेप्थ आ गई है फास्ट बॉलिंग में भी. जो एक लूप होल था उस टीम का उन्होंने ऑक्शन में जाके फिक्स कर दिया है. डैरल मिचेल भी बॉलिंग कर सकता है बीच में. तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बोनस इनको मिला है फॉर श्योर. एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से इज पर्टिकुलरली ऑन द डेथ बॉलिंग पार्ट. हमने लास्ट ईयर देखा था कैसे डेथ बॉलिंग जब आती थी तो सीएसके को कम से कम एटलीस्ट एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर पर रिलाई करना पड़ता था. अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का मतलब क्या होता है? जो कि इंडियन टीम से न खेला हो, रणजी वंजी खेलो, डोमेस्टिक खेलो. जैसे कि देश पांडे था, अपना हंग्रेगेकर था. एटलीस्ट एक बंदे को पथिराना के साथ तो डालनी पड़ती थी. नाउ वी आर ब्लेस्ड विद द फैक्ट कि पथिराना के साथ साथ आई वुड इवन थिंक कि शायद दीपक चहर भी डाल सकता है यार. क्योंकि दीपक चहर के जो मिडिल ओवर्स वाली जॉब थी वो शार्दुल ठाकुर फुलफिल कर देगा, डैरल मिचेल फुलफिल कर देगा. तो दीपक चहर की जो स्विंग है उसका फायदा हमें डेथ ओवर्स में देखने को मिल सकता है. पथिराना तो चलो लीथल होता जाएगा ही जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे. क्या पता थीक्षाना को एज अ मिस्ट्री स्पिनर डेथ ओवर में यूज़ कर ले. तो आई थिंक डेथ ओवर वाले इशू भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आ रहा है फाइनली सीएसके का. बट नो टीम इज़ परफेक्ट. कुछ ना कुछ कमियां हर टीम में होती हैं. लेट्स कम टू द वीकनेसेस. ज़्यादा वीकनेस नहीं है, 3 ही वीकनेस बताऊंगा मैं. पहली बात तो ये कि जडेजा के अलावा एक भी प्रूवन इंडियन स्पिनर नहीं है. नोटिस कर लो स्क्वाड में. जडेजा इज दैट इंडियन स्पिनर. उसके अलावा टीम में जो स्पिनिंग ऑप्शंस होंगे वो या तो सैंटनर होगा, या तो थीक्षाना होगा, तो रचिन रविंद्र होंगे. सारे फॉरेनर्स हैं. जडेजा का ना ही कोई बैकअप है, ना ही उसके लेवल का कोई स्टार्टर है. इंडियंस की बात करूं तो मैं, ये एक प्रॉब्लम है. अगर जडेजा को बाय चांस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो कॉम्पनसेट, उसका जो वॉइड छोड़ेगा वो कॉम्पनसेट करने के लिए हमें एक फॉरेनर लाना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मिथ सैंडनर. उसका नतीजा क्या होगा? हमें एक फॉरेनर फिर बाहर भी बैठाना पड़ेगा करंट 4 में से. तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नो ग्रेट विकेट कीपिंग ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम धोनी. फॉरगेट ग्रेट, नॉट इवन अ डिसेंट वन. आई डोंट मीन टू बी रूड टू द अदर पर्सन बट ही इज टू यंग यार. अभी बहुत यंग है. अभी एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि धोनी के एब्सेंस में खेल सके. वैसे तो मोस्ट लाइकली धोनी की एब्सेंस होएगी ही नहीं. ही विल प्ले एवरी गेम. बट दिस ऑल्सो शोज कैसे नेक्स्ट ईयर जब मेगा ऑक्शन होगा तो सीएसके की टॉप प्रायोरिटी होने वाली है टू गेट अ टॉप क्लास विकेट कीपर. कई सारे रूमर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए थे ऋषभ पंत के कि वो अगले साल सीएसके चले जाएंगे. लेट्स सी क्या होता है. बट दिस इज वन प्रॉब्लम दैट एग्जिस्टेड लास्ट ईयर एज वेल एंड इस साल भी होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज द लास्ट वीकनेस इज नो फ्रंट लाइन इंडियन पेसर. फ्रंट लाइन इंडियन पेसर से क्या मतलब है? जो एक प्रॉपर डेडिकेटेड पेसर है जो कि सिर्फ फास्ट बॉलिंग करता है. दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये सब हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं. बैटिंग भी करते हैं तो उस पर भी फोकस करना पड़ता है. एक्सप्रेस पेस नहीं है, मोस्टली रिलाई ऑन स्लो वंस या फिर स्विंग. एक जो प्रॉपर टिपिकल फ्रंट लाइन पेसर होता है ना, जैसे कि मोहम्मद शामी, सिराज, बुमराह, उमेश यादव अपने टाइम पे, वरुण आरोन अपने टाइम पे, जो सिर्फ और सिर्फ तेज बॉल डालते हो, वो नहीं है यहाँ पे. तो वो एक मुझे लगता है कमी है. ऑल्दो उसकी कमी खलेगी नहीं बिकॉज इतने ज़्यादा वैरायटी है कि वो उसकी कॉम्पनसेशन आराम से हो जाएगी लाइनअप में. बट अगर आपको खुरेद के निकालनी कोई वीकनेस तो आप ये निकाल सकते हो. लेट्स कम टू द 5th सेगमेंट विच इज द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों इंटरट्वाइंड है. 2 पॉइंट्स. पहली है धोनी के लिए कि भाई अगर आप रिटायर हो रहे हो, आई थिंक पर्सनली, ये भी कमेंट करके बता देना, आई थिंक ही इज गोइंग टू रिटायर दिस टाइम. भाई आई थिंक इट इज़ इट. इसके बाद और नहीं मुझे लगता कि कुछ देखने को मिलने वाला है. एंड ये सही टाइम भी है शायद, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होने वाला है. उसके बाद मेगा ऑक्शन कब होगा पता नहीं. इट इज़ ओनली फेयर कि नाउ ही कॉल्स इट क्विट्स एंड
यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो. सो वॉट बेटर देन विनिंग 2 titles in a row and then leaving cricket forever. A big opportunity for Dhoni to create an even better fairy tale than it already is. Second point जो कि interlinked है CSK के लिए of course, to give the best possible farewell to their biggest icon, to possibly the biggest icon right now in the IPL and in cricket, धोनी. सचिन तो अब खेलते नहीं है, विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा ही हैं जो उनके पास आते हैं. एंड धोनी का जो कल्ट फॉलोइंग है आई डोंट थिंक किसी की भी है इस वक्त. इससे बेहतर क्या होगा कि CSK लास्ट टाइम धोनी को एक बार वो कप जिताए, एज अ टीम खेले, एंड दे डू इट फॉर हिम लाइक इंडिया डिड फॉर सचिन इन द 2011 वर्ल्ड कप, लाइक अर्जेंटीना डिड फॉर मेसी इन द 2022 वर्ल्ड कप. बहुत मजा आएगा देखने में अगर ऐसा होता है तो. थर्ड पॉइंट वुड बी गायकवाड टू शो सम पोटेंशियल एज अ कैप्टन इन द फ्यूचर, बिकॉज अगर धोनी नहीं होंगे तो ऑफकोर्स नए कैप्टन भी होंगे. जडेजा ने मना कर दिया था लास्ट सीजन कि भाई मेरे से कप्तानी नहीं हो रही. बहुत ही ऑब्वियस चॉइस एज पर ऑल द सोर्सेज हैज बीन गायकवाड. तो ऑफकोर्स अब गायकवाड अपनी कैप्टनसी कैसे दिखाएगा? अगर धोनी फील्ड पर है तो गायकवाड क्या करेगा? टेक इनिशिएटिव, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट विद द बैट, बी इट ऑन द फील्ड. चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो, आप फील्डिंग सेटअप्स में आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो विद द बॉलर एंड द कैप्टन. बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रन्स मारो, बिग इनिंग्स खेलो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो. वो सारा आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली. उससे आप डायरेक्टली मैट्रिक्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि आपका कैप्टेंसी से क्या कोरिलेशन है, बट ये चीज़ आप ज़रूर क्वांटिफाई कर सकते हो कि हाँ डिसिप्लिन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एथिकल है. ये चीज़ें आई थिंक गायकवाड अगर बेस्ट तरीके से करेगा तो एक जेन्युइन कैंडिडेट होगा आगे जाके फॉर द कैप्टनसी रोल. एंड द लास्ट पॉइंट इज guys like Jadeja and Shivam Dube to make a final call for the T20 World Cup, and Rahane to potentially make himself heard for the test matches. जडेजा और अक्षर पटेल के बीच में अभी चल रहा है कि T20 में किसको खिलाना है, क्योंकि अक्षर पटेल के भी T20 के स्टैट्स विद इंडिया बहुत अच्छे रहे. ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हमने देखी थी लास्ट ईयर, बहुत अच्छा था. दुबे हैड अ ग्रेट सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान जहाँ पे वो 50 पे 50 मार रहा है, विकेट भी ले ली थी एक दोस्त ने. हार्दिक पांड्या फिट हो चुका है तो मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या विल बी सिलेक्टेड इन केस कोई इंजरी हो जाए. वंस अगेन आई होप नॉट, बट अगर होती है तो दुबे राइट मतलब इन लाइन है टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या. एंड सो इफ दीज टू गाइज हैव अ गुड IPL, ये लोग फाइनल ठप्पा लगा रहे हैं अपना स्क्वाड के सिलेक्शन में. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों के लिए. रहाने के लिए भी हाँ कि भाई एकदम भूल मत जाओ मुझे लूप से, शायद मैं इस WTC साइकिल में और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और द क्वेश्चन वही है कि IPL के परफॉर्मेंस पे आप WTC में क्यों ही लोगे, बट स्टिल टू हैव सम PR, टू हैव सम नेम, इट इज ऑलवेज गुड टू स्कोर सम रन्स, चाहे कोई भी मैच हो. प्रेडिक्शंस पे आते हैं, द लास्ट सेगमेंट. क्या प्रेडिक्शंस और क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए टाइटल जीतने की, बिकॉज CSK जैसी टीम जब भी आएगी आप एक्सपेक्ट करोगे टाइटल जीते. There's a reason why they are the best franchise in the world. क्या वो टाइटल जीतेंगे? जीत सकते हैं, अगर कोई कर सकता है टाइटल डिफेंड तो चेन्नई है. आई थिंक नहीं जीतेंगे. मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई जीतेगी, थैंकफुली दे डिड. एंड ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब कि प्रेडिक्शन में जब भी करूंगा तो सही होगी. दिस टाइम आई थिंक अगर मैं चलो और प्रिसाइज प्रेडिक्शन दे दूं, मुझे लगता है सेकंड या थर्ड प्लेऑफ्स में डेफिनेटली जा रहे हैं. फाइनल नहीं जीतेंगे, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है. आई डोंट माइंड अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ तो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ धोनी, बट ऐसी वाइब आ रही है कि शायद टाइटल डिफेंड ना कर पाए. एंड सो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सीधा फोर्थ ही आ जाएंगे, वो भी थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है कि एलिमिनेटर में बाहर हो जाए, बट सेकेंड प्ले ऑफ में शायद वो बाहर हो सकते हैं या फिर फाइनल्स में. सो सेकेंड या थर्ड आई थिंक फिनिश करेंगे. If you disagree, of course, feel free to share your predictions. Now, let's move on to the next team, which is going to be, I think, हम लोग बात करते हैं सनराइजर्स की, ठीक है? और यहाँ पे इस सेगमेंट में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. मैंने ऑक्शन के टाइम पे भी इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करा था एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशंस हुए थे हमारे उस पॉडकास्ट में. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या फील करता हूँ और क्यों फील करता हूँ, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हीटेड सेगमेंट बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी गुड़ गोबर करी है सनराइजर्स हैदराबाद ने, एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दैट. लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ. पहली बात तो स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे चलते हैं, ठीक है?
6 बैट्समैन हैं इनके पास, माकरम है, अब्दुल समद है, मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी हैं, ट्रैविस हेड आ चुके हैं, अनमोलप्रीत सिंह है। अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, वंस अगेन क्लासन एंड उपेंद्र यादव। सिर्फ 2 विकेट कीपर्स हैं, जस्ट लाइक CSK। द पॉइंट इज वहाँ पे धोनी थे टॉप टियर, यहाँ पे क्लासन है, वो भी टॉप टियर है, तो उसको रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं एज सच। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, जस्ट लाइक CSK। भुवनेश्वर कुमार हैं, उमरान मलिक हैं, मयंक मार्कांडे द लेग स्पिनर, उनादकड़ आ चुके हैं, फजल हक फारूकी भी हैं साथ साथ, नटराजन जो कि मतलब लोग भूल ही चुके हैं बिल्कुल भी, जो कि कोविड के टाइम पे पता नहीं कैसे एकदम से इंडिया से तीनों फॉर्मेट खेल गए थे, वो एकदम से आउट ऑफ सीन हो चुके हैं, बट वो भी स्क्वाड में हैं, बिल्कुल हैं। आकाश सिंह है, एंड भाई ये नाम बहुत मुश्किल है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, झतवेद सुब्रमण्यन। आई अपोलोजाइज इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, बट आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस करा है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, दे हैव 9 ऑलराउंडर्स, सो गुड जॉब ऑन दैट। अभिषेक शर्मा है, हसारंगा है, मार्को यानसेन है, नीतीश रेड्डी भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भाई कौन नहीं जानता, सनवीर सिंह है, वॉशिंगटन सुंदर है हमारे, शहबाज अहमद भी हैं, एंड पैट कमिंस। तो ऑफ कोर्स मैं पैट कमिंस को ऑलराउंडर में ही गिनूंगा भाई, फॉर श्योर मैं ऑलराउंडर्स में। आई डोंट थिंक इज अ प्रॉपर बॉलर इन द T20 फॉर्मेट। उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बैट के साथ, दे आर नॉट अ जोक। लोग सुनील नारायण को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टिंग पैट कमिंस, एंड उसको भी ऑलराउंडर का टैग देना चाहिए इन माई ओपिनियन। ये तो बात हो गई स्क्वाड कॉम्पोजिशन की। कई लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स भी बहुत है, बैटिंग भी अच्छी है, विकेट कीपिंग भी टॉप क्लास ही है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई आदित्य इसमें एग्जैक्टली? अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट पे, विच इज़ द प्लेइंग 11 एंड देन द स्ट्रैटेजी। अगर मैं प्लेइंग 11 बनाने पे आ जाऊं सनराइजर्स की, आई थिंक हम सब इस बात पे अग्री करेंगे कि 2-3 पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सब अग्री करेंगे इस बात पे। जो लाइनअप मैं दूंगा अभी, दैट इज द मोस्ट जनरली एप्लीकेबल लाइनअप फॉर ऑल द कंडीशंस। कि मतलब ये एक मैंने बेसिक टेम्पलेट बना दिया लाइनअप का, अब इसी में 1-2 फेरपलट होती रहेंगी एज पर द कंडीशंस कि कहाँ पे मैच होने वाला है। जो बेसिक टेम्पलेट है वो यही रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स ऑन द प्लेइंग 11 सनराइजर्स की ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योटिक है ये। तो फील फ्री टू शेयर योर प्लेइंग 11 एज वेल, आई विल शेयर माइन हियर। क्या मुझे लगता है प्रोफाइल होनी चाहिए प्लेयर्स की, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए प्लेइंग 11 का। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग बैट्समैन। आई थिंक ट्रैविस हेड, और साथ ही साथ मैं अभी पर्सनली मयंक अग्रवाल को बैक कर रहा हूँ। रीसेंट फॉर्म हैज़ बीन गुड, लोग अभिषेक शर्मा का भी नाम लेंगे। आई थिंक मयंक अग्रवाल शुड बी ओपनिंग। 1 डाउन पे राहुल त्रिपाठी आएंगे। ये 3 हमारे बैट्समैन फिक्स हैं, ठीक है। नंबर 4 पे, एंड दिस इज नाउ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई थिंक मार्करम शुड बी देयर। ही हैज डन नथिंग रॉन्ग टू नॉट बी इन द टीम। कई लोग अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 फॉरेन प्लेयर्स का, तो उसमें मार्करम शायद नहीं बैठ रहा होगा, एंड ये हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में आगे। आई थिंक मार्करम शुड बी देयर। कप्तानी से हटा दिया, बट ही इज स्टिल अ टॉप क्लास बैट्समैन। मार्करम मस्ट डेफिनेटली बी देयर। क्यों, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। मार्करम आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 5 पे ऑफकोर्स क्लासन आने वाले, इनका कोई रिप्लेसमेंट है भी नहीं, इनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, विकेट कीपर यही है। उसके बाद आई एम पर्सनली थिंकिंग कि अब्दुल समाद को स्टार्ट कराया जाएगा, बिकॉज सनराइजर्स की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है उनके ऊपर। कोई और को कराएंगे तो आई डोंट माइंड, बट आई जस्ट थिंक कि सनराइजर्स का मैनेजमेंट अब्दुल समाद के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर एज एन ऑलराउंडर, वो आ जाएंगे। नंबर 8 पे नाउ द कैप्टन पैट कमिंस, इनको भी खेलना ही पड़ेगा बिकॉज कैप्टन है, तो एक फॉरेन स्लॉट ये फिक्स हो चुका है, एक फॉरेन स्लॉट क्लासन का फिक्स हो चुका है, ठीक है। नंबर 9 पे हमारे भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। नंबर 10 पे उमरान मलिक, एंड नंबर 11 पे आई विल हैव मयंक मार्कांडे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 11 में से 9 बंदे, भुवनेश्वर कुमार को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एबिलिटी है बैटिंग करने की, तो ग्रेट बैटिंग डेप्थ, क्रेडिट टू SRH ऑन दिस। बैटिंग डेप्थ आपकी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी मिलेगी हर बैट्समैन को, ठीक है। बट जैसे हमने अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था अबाउट CSK, कि कैसे वो एक ऐसी टीम है जहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ है। क्या इस लाइनअप में SRH की बॉलिंग में उतनी डेप्थ है? दिस इज वेयर दे स्टार्ट लूजिंग द प्लॉट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी। इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक नटराजन होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं पहली बात बोलूं इस लाइनअप को देख के मेरे दिमाग में शब्द आया डेड।
बेंच पे जो प्लेयर्स है ना, वो कोई कई सारे प्लेयर जो कि प्लेइंग लाइन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट यू कुड हैव फॉर अ टूर्नामेंट, दैट द प्लेयर्स हु आर ऑन द बेंच आर बेटर देन सम प्लेयर्स इन द प्लेइंग 11. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. योर बेस्ट प्लेयर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11. बट यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं. अब आपको समझ में आना शुरू होगा कैसे एसआरएच ने गुड़ गोबर कराया ऑक्शन में जाके. नेक्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रैटेजी. यहां पे अगर हम लोग देखें, क्लासन और कमिंस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा एज ए सेड बिफोर, बिकॉज क्लासन विकेट कीपर ओनली ऑप्शन, कमिंस कैप्टन तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे. ट्रैविस हेड ऑल्सो मस्ट स्टार्ट. क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अगर ट्रैविस हेड स्टार्ट नहीं करेंगे तो टॉप 3 में आप तीनों इंडियन प्लेयर्स आप ले रहे हो, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी एंड मे बी फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 इंडिविजुअल्स, ये लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. कलेक्टिवली अगर किसी भी टीम के ये 3 प्लेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इन दिस आईपीएल पीरियड. अगर मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा या फिर कोई भी और इंडियन एंड देन राहुल त्रिपाठी, ये 3 आपके टॉप 3 बैट्समैन है ना, आप क्या सोच रहे हो फिर? मुंबई के पास रोहित शर्मा, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है. आरसीबी के पास विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, पट्टीदार है, कैमरॉन ग्रीन भी हो सकता है, फैफ डुप्लेसी है. चेन्नई के पास रचिन रविंद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे आ सकता है, नहीं तो रहाणे तो है ही. डैरेन मिचेल भी ऊपर बैटिंग करने आ सकता है. केकेआर के पास फिल सॉल्ट होगा, श्रेयस अय्यर होगा, वेंकटेश अय्यर होगा, नीतीश राणा भी ऊपर बैटिंग करने आ सकता है. हर टॉप टीम जो आप देखोगे, एलएसजी की बात करेंगे अभी, उनकी भी बहुत तगड़े टॉप 3 का बहुत अच्छा है. बट यहां पे अगर ये 3 लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका पहले से ही ठुस हो गई बैटिंग, विच इज व्हाट वी काइंड ऑफ सॉ इन द लास्ट सीजन एज वेल. सब ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे थे. तो ट्रैविस हेड का तो खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा. एंड सो दिस मीन्स कि 3 फॉरेन स्लॉट हमारे फिक्स हो गए. अब क्या बचा? सिर्फ एक फॉरेन स्लॉट बचा हुआ है. उसमें अब आप किसको खिलाओगे? मार्करम को खिलाओगे, ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे, हसरंगा को खिलाओगे, या फिर मार्को यानसन को खिलाओगे? ये चारों प्लेयर अगर किसी और टीम में होते तो शायद वहां पे स्टार्ट कर रहे होते. बट इन चारों में से सिर्फ एक प्लेयर स्टार्ट कर सकता है एसआरएच में, विच मीन्स 3 टॉप टीयर, टॉप क्लास प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स बेंच सड़ रहे होंगे वहां पे, बेंच पे बैठ के. एंड प्लेयर्स लाइक अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, who are, let's be honest, nowhere close to their quality, वो प्लेइंग 11 में होंगे. अगर आपका बेंच में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो ऑक्शन का फायदा क्या है? खुद सोच के बताओ मुझे. और बात करते हैं स्ट्रैटेजी की. अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमें मान लो कोई टर्निंग विकेट मिल जाए, ठीक है, और वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़े, बिकॉज पॉइंट वही है, इस लाइनअप में जो कि मैंने बना के दी है, सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है, मयंक मार्कंडे. बाकी सारे पार्ट टाइमर्स है. वॉशिंगटन सुंदर, मार्करम, ट्रैविस हेड से करा लो ज़बरदस्ती, ग्लेन फिलिप्स आएगा तो वही पार्ट टाइमर ही होगा. सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है पूरी टीम में. ये क्या ऑप्शन करके दिया है आपने? अगर आपको एक और स्पिनर लेना है तो आपको वो हसरंगा लाना पड़ेगा, बिकॉज और कोई अच्छा इंडियन स्पिनर आपने लिया ही नहीं है. तो उसके लिए आपको एक फॉरेन प्लेयर बाहर बैठाना पड़ेगा. बाहर कौन बैठेगा? हमने जैसे कि भी डिस्कस करा, हेड, कमिंस और क्लासन को तो खेलना ही पड़ेगा. तो बकरा कौन बनेगा? मार्करम, जो कि एक्स कैप्टन रह चुके हैं. प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? मार्करम इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उसको आप हसरंगा से रिप्लेस कर रहे हो. ऑन पेपर आपने एक फॉरेनर को दूसरे फॉरेनर से रिप्लेस कर दिया, बट दोनों की प्रोफाइल क्या है? एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक बैटिंग ऑलराउंडर है. दिस मीन्स कि अगर मार्करम गया और हसरंगा अंदर आया तो फिर आपको अपने इंडियन प्लेयर्स में भी फेरबदल करनी पड़ेगी ताकि वो कॉम्पोजिशन टीम का ओवरऑल सेम रहे. दिस मीन्स कि कितना ज्यादा यहाँ पे क्योटिक होने वाली हैं चीजें. देयर आर नो डिफाइंड रोल्स, जैसे हमने केकेआर के लिए कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, कितने डिफाइंड रोल्स हैं. रसल गया तो रथफोर्ड आ गया, नारायण गया तो मुजीब आ गया. प्लेयर चेंज होते रहेंगे लेकिन प्रोफाइल सेम रहेगी. यहां पे क्या है? प्लेयर चेंज हुआ तो प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई. मार्करम गया तो हसरंगा आ रहा है. दिस इज द बिगेस्ट क्योटिक इशू विद सनराइजर्स राइट नाउ. इतना ज्यादा पैसे खर्च करके इतने सुपरस्टार्स लेने का पॉइंट क्या था अगर वो सारे टीम में खेल ही नहीं पा रहे तो? एंड टीम का बैलेंस उल्टा और बिगड़ जा रहा है अगर ये खेलेंगे तो.
दिस इज वेयर दे मेस्ड अप रियली बैड. और अगर अब मैं इनका निकालूं स्ट्रेंथ्स वगैरह, थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, कुछ तारीफ भी कर लेते हैं. स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखी नहीं. 2 स्ट्रेंथ्स बोलूँगा मैं. पहली बात तो ये कि शायद, यानी तारीफ भी और बुराई भी है, इनका बेस्ट बेंच है पूरे आईपीएल में. अगर आपके पास मार्करम, फिलिप्स, यानसन, हासारंगा जैसे प्लेयर्स बेंच पे हों, बहुत कम ऐसी टीम्स हैं जो कि इससे compete कर सकती हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल तो नहीं, इन आईपीएल 2024, ज़्यादा चढ़ाते नहीं है सर पे. एंड ऐसे बेंच स्ट्रेंथ होने का फ़ायदा तब होता है जब आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आप यूज़ ही नहीं कर सकते तो इट इज़ एज गुड एज ट्रैश. बट ठीक है, ऑन पेपर बेंच बहुत तगड़ा है. सेकेंड स्ट्रेंथ इज द गुड पावर हिटिंग ऑप्शंस प्लस कंबाइंड विद responsible players as well. Somebody like Mayank Agarwal can play that responsible innings, but you have a lot of firepower to support him as well. Throughout, Travis said opening me, बीच में मार्करम आ जाएंगे, या नहीं तो ग्लेन फिलिप्स होंगे, क्लासन तो ही हमारे, अब्दुल समद मार सकते हैं. इतना ज़्यादा फायर पावर है कि अगर ये लोग चलने पे आ जाएं तो काफ़ी लंबे टोटल्स खड़े कर सकते हैं. ऑल्सो विल डिस्कस हाउ हमारे 11 में ऑलमोस्ट 9 बंदे बैटिंग कर लेते हैं, तो डेप्थ भी बहुत अच्छी है, तो प्रेशर नहीं है ज़्यादा विकेट लूज़ करने का, बिकॉज पीछे बहुत बैट्समैन पड़े ही हैं. ये एक अच्छी चीज़ है, बैटिंग वाइज ये एक अच्छी चीज़ है. बट अब वीकनेस पे आते हैं. वीकनेस हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया. लेट्स सम देम अप एंड ऐड सम मोर. पहली बात तो, क्या ये शायद वर्स्ट इंडियन कोर है किसी भी टीम का इस आईपीएल में? आई एम जेन्युइनली टेम्पटेड टू थिंक सो. इंडियन कोर मतलब कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स की टीम होती है, 7 प्लेयर इंडियन होते हैं, सिर्फ 4 फॉरेनर्स होते हैं. अगर हम उस इंडियन कोर को, जो कि वो 7 प्लेयर्स हैं, कंपेयर करने पे आ जाएं, शायद ये वर्स्ट इंडियन कोर है किसी भी टीम का. क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? तुम भुवनेश्वर कुमार को हटा दो, हु इज ऑल्सो अ पेल शैडो ऑफ हिज प्राइम सेल्फ. अब ही इज नॉट दैट भुवनेश्वर कुमार एनी मोर. एज के साथ हो जाता है, कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है. अगर भुवनेश्वर कुमार को आप हटा दो तो मतलब 6 इंडियंस और बचे टीम में. 6 के मिला के कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लो इंडियंस का, मिला के कैलकुलेट करके मुझे बता दो 50-60 से ज़्यादा इंडिया की तरफ से मैचेस खेले हो तो तीनों फॉर्मेट मिला दो, टेस्ट, ओडीआई, T20s, इंडिया को 50-60 से ज़्यादा मैचेस में रिप्रेजेंट करा हो तो 6 प्लेयर्स मिलाकर, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 10 मैचेस पर पर्सन, इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होगा. इज दिस नॉट एम्बैरेसिंग? हर एक टीम में एक बहुत ही बड़ा प्रूवन करंट इंडियन प्लेयर देखने को मिलता ही मिलता है. रोहित शर्मा इन मुंबई, कोहली इन आरसीबी, सीएसके में जडेजा है हमारे पास, केकेआर में श्रेयस अय्यर है, अब तो रिंकू भी हो जाएंगे भाई. हर एक बड़ी टीम में एलएसजी में केएल राहुल होने वाले, गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल है. हर एक टीम में एक तगड़ा ऐसा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा. यहां पे कौन है? लिटरली कोई भी नहीं. अगर आप सोचने पे आ जाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर आपको आईपीएल जीतना, आपका इंडियन कोर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप हिस्टोरिकली भी देख लो, जिन टीम्स के इंडियन प्लेयर्स तगड़े होते हैं ना, वही जीतती है, वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है. फॉरेनर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट वीकनेस इज पुअर डेथ बॉलिंग. भुवनेश्वर कुमार इज नॉट द सेम एनी मोर, इवन तो उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है अभी. उसके अलावा कौन है डेथ बॉलिंग में? पैट कमिंस डेथ बॉलर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मार्को एंसन होता, लेकिन वो डाल नहीं सकता क्योंकि वो टीम में ही नहीं होगा अब. नटराजन, क्या वो वैसे रहेगा जैसे वो पहले था? हाईली डाउट, आई हाईली डाउट पर्सनली. मयंक मरकांडे बीइंग अ स्पिनर, वो नहीं होंगे. उमरान मलिक तो भाई मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सो आप किस बेसिस पे कहने वाले हो कि आप डेथ बॉलिंग में रन्स कंसीड करके एक अच्छा टोटल डिफेंड कर सकते हो? वन ऑफ द वर्स्ट डेथ बॉलिंग लाइनअप्स एज वेल आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी, बाय द वे. नेक्स्ट वीकनेस पे आते हैं. द इंडियन बैटिंग लाइनअप इज क्वाइट फ्रैंकली अ लिटिल एम्बैरेसिंग. एज आई सेड बिफोर, हर टीम में एक बड़ा करंट इंडियन प्लेयर तो होता ही होता है. यहां पे आपकी इंडियन बैटिंग के नाम पे जो सबसे एक्सपीरियंस बंदा है वो मयंक अग्रवाल है, जो कि इंडिया से पता नहीं कब से नहीं खेला है. जेन्युइनली क्वेश्चनेबल है आपका ऑप्शन, क्योंकि आपने इतने सारे अच्छे प्लेयर्स ले तो ले, लेकिन वो प्लेइंग इलेवन में खेल ही नहीं सकते, तो बेंच पे बैठा के क्या करोगे? नेक्स्ट वीकनेस पे आ जाते हैं. इतने सारे प्लेयर्स अगर बेंच पे होने वाले हैं
दिस गारंटीज अ लॉट ऑफ केओस। क्या मतलब है मेरा केओस से? इतने सारे टॉप टीयर प्लेयर्स आपने ले रखे हैं, इतने महंगे परचेजेस ले रखे हैं, सबको खिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मैं नहीं मानता कि सनराइजर्स में इतनी गट्स हैं कि नहीं भाई तू बेंच पे ही बैठेगा। अगर ऐसा कर दे तो हैट्स ऑफ। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बेंच पे बैठे हुए मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हसारंगा, मार्को यानसन ऐसे टाइप के प्लेयर्स कहेंगे कि हम लोग पूरे सीजन बेंच पे बैठने को तैयार हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला। विच मीन्स कि फॉरनर्स में रोटेशन होगा। एंड सनराइजर्स इज दैट वन टीम जो कि हमने अभी डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया कि इनका इंडियन कोर इतना वीक है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट हेविली, दे रिलाई सो हेविली ऑन देयर फॉरेन कोर, जो 4 प्लेयर्स हैं, कि अगर वही रोटेट होने पे आ गया तो आपका कोर का पूरा अस्तित्व ही हिल गया ना। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई फॉरेन प्लेयर बाहर गया तो जो अंदर आ रहा है वो सेम प्रोफाइल का है, जैसे केकेआर में माकरम गया तो हसारंगा आ रहा है। पूरा ऊपर नीचे हो गया ना यार, पूरा बैलेंस। इतना ज़्यादा केओस हो रहा है, ऐसी टीम कभी आईपीएल जीत सकती है? जो भी टीम आईपीएल जीतती है उनका ना प्लेइंग 11 बहुत फिक्स्ड होती है, कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बहुत फिक्स्ड होते हैं, सेटल्ड होते हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करता है वो हमेशा फेल ही करता है। एंड सो नाउ कमिंग टू द प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशन सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टीम। एक्सपेक्टेशंस ऑक्शन के बाद सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि अब तो पक्का क्वालिफाई करेगी सनराइजर्स, एंड ऑन पेपर्स टीम इज स्टिल वेरी डिसेंट, मैं ये मना नहीं करूंगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। दे विल डिसअपॉइंट यू वंस अगेन। आई वुड बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग। इनफैक्ट अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ये लोग आई एक्सपेक्ट देम टू बी इन द मिड टेबल। आई होप दे डोंट एंड अप इन द बॉटम 3। आई एम गेसिंग मिड टेबल के आसपास एक्सपेक्ट करना फेयर है। तो जिनकी एक्सपेक्टेशंस है टॉप 4 की, आई थिंक थोड़े मेलो डाउन कर लो, वरना डिसअपॉइंट होगे बाद में जाके। आई डोंट थिंक एंड आई डोंट सी देम गोइंग टू द प्लेऑफ्स, डेफिनेटली नॉट। लेट्स नाउ मूव ऑन टू एलएसजी। लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करा है। 2 सीजन्स में दोनों बार प्लेऑफ्स में आई है। मेरे लिए स्टैंड आउट फीचर एलएसजी का रहा है कि गौतम गंभीर के अंडर इतनी बैलेंस टीम इन्होंने बनाई है ना। हर बार जब इम्पैक्ट प्ले का रूल नहीं आया था तब भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एंड इस टीम में ना बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, बट डिपेंडेबल नाम है। बहुत स्मार्टली गौतम गंभीर ने टीम बनाई थी। अब गौतम गंभीर होने नहीं वाले, क्या टीम होगी, क्या उतना परफॉर्म कर पाएगी? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट, प्लेयर्स, द स्क्वाड कॉम्पोजिशन एंड द प्लेयर्स। 3 बैट्समैन है हमारे पास, ठीक है। बदोनी होंगे, एस्टन टर्नर आ चुके हैं एंड पर्टिकल आ चुके हैं। अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। केएल राहुल ऑफ कोर्स, क्विंटन डिकॉक होंगे एंड निकोलस पूरन भी हैं, तो 3 विकेट कीपिंग ऑप्शंस भी हो गए। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, भरमार है भाई, 11 बॉलर्स हैं। मोहम्मद शामी कह रहा हूँ भाई मैं शमार जोसेफ है, अमित मिश्रा है, बिश्नोई है, नवीन उल हक है, मोहसिन खान है, शिवम मावी आ चुके हैं, यश ठाकुर को हमने देखा था लास्ट टाइम, युद्धवीर सिंह है, मणिमरन सिद्धार्थ हैं, मयंक यादव है, अरशद खान है। 11 बॉलर्स हैं। ऑलराउंडर्स के ऊपर आ जाते हैं। कृष्णप्पा गौतम एक उनका, जो कि काफ़ी फनी तरीके से एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उनको यूज़ किया गया था लास्ट सीजन। फनी क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, आई अप्रिशिएट दैट पर्सनली। दीपक हुडा है, काइल मेयर्स हैं। काइल मेयर्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बेट, शायद स्टार्ट भी करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इनको। मार्कस स्टॉइनिस है ऑफकोर्स, कृणाल पांड्या है, कौन भूल सकता है इनको। डेविड विली आ चुके हैं, अर्शिन कुलकर्णी है एंड प्रेरक मंकड़ है, ठीक है। 8 ऑलराउंडर्स हो चुके हैं। टीम कॉम्पोजिशन इज फेयरली गुड, हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्रेडिट टू एलएसजी ऑन दैट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट विच इज प्लेइंग 11 क्या होगी और फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले मैं प्लेइंग 11 सुन लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है और क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। ओपनिंग जो है वो क्विंटन डिकॉक नहीं करने वाला है। क्विंटन डिकॉक इज नॉट इन माई 11 अनफॉर्चुनेटली। आई वॉन्ट हिम टू बी देयर बट मजबूरी है, बताता हूँ क्यों। काइल मेयर्स ओपनिंग करेंगे विद देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। दोनों ओपनर्स हमारे फिक्स्ड हैं। 1 डाउन पे दीपक हुडा ऑफकोर्स वही आएंगे। निकोलस पूरन एट नंबर 4 बिकॉज केएल राहुल वुड वांट टू बैट एट नंबर 5। सिंपली पुट, केएल राहुल नंबर 5 या नंबर 6 पे ही बैटिंग करना चाहेगा बिकॉज टीम इंडिया में अगर जगह चाहिए तो इस वक्त वहीं से मिलने वाली है।
ईशान किशन अभी विकेट कीपर की तरह नहीं खेलेगा मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में, तो एक वो जगह खाली हो गई है. तो ही विल हैव टू बैट डाउन द ऑर्डर. सो पूरन एट 4, केएल एट 5, स्टॉइनिस एट नंबर 6, कृणाल पांड्या एट नंबर 7. नंबर 7 तक प्रॉपर बैट्समैन है. नंबर 8 पे कृष्णप्पा गौतम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो बैटिंग डेप्थ काफ़ी अच्छी हमें होती हुई दिखती है यहाँ पे. नंबर 9 पे आई विल हैव नवीन उल हक, ही कैन ऑल्सो बैट. तो मतलब 11 में से 9 बैट्समैन, 9 बंदे बैटिंग करते हुए हमें दिख जाएंगे. ग्रेट बैटिंग डेप्थ, ग्रेट बैटिंग डेप्थ. नंबर 10 पे आई थिंक मोहसिन खान आएंगे. एंड नंबर 11 पे ऑफकोर्स रवि बिश्नोई को आना ही चाहिए, राइटफुली सो. इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक 2 चॉइसेस होंगी, या तो बदोनी को कभी यूज़ कर लो आप चाहो तो, ऑल्दो बैटिंग डेप्थ हमने अभी डिस्कस करा बहुत ज़्यादा है, या फिर अमित मिश्रा को भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पिच कैसी. जैसे लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा स्लो टर्नर्स होती हैं, क्या पता आपको अमित मिश्रा यूज़ करने का मन करे. कैच क्या है यहाँ पे? लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी नाउ. प्लेइंग 11 में मैंने मेयर्स को क्यों रखा है? अगर आप ये 11 प्लेयर्स को देखें, इसमें 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं. 8 बॉलिंग ऑप्शंस. केएल राहुल, पडिक्कल एंड निकोलस पूरन को अगर आप हटा दो, हर कोई बंदा बॉलिंग करता है इस प्लेइंग 11 में, ठीक है. प्लस इस प्लेइंग 11 में 11 में से 9 बैटिंग कर लेते हैं. वंस अगेन क्रेजी डेप्थ जस्ट लाइक सीएसके. बहुत अच्छा बैलेंस बना के दिया है गौतम गंभीर ने एंड द मैनेजमेंट ऑफ कोर्स. क्रेजी बैलेंस, ज़्यादा फेरबदल करी भी नहीं थी इन ऑक्शन में. अब यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम को आप यश ठाकुर से रिप्लेस कर सकते हो जब भी आप चाहो, फॉर अ मोर पेसी विकेट. जैसे आप पंजाब वगैरह के अगेंस्ट खेल रहे हो उनके घर पे, तो आप चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो. तो स्ट्रैटेजी के पार्ट में यश ठाकुर भी होंगे, उन्होंने लास्ट सीजन परफॉर्म भी करा था अच्छा. आई थिंक नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, वाई मेयर्स विल हैव टू प्ले. अगर हम लोग देखें मार्क वुड जब से गए हैं ना, तब से इनकी चिंदी लग गई है. क्योंकि अगर आप नोटिस करो, मार्क वुड क्योंकि अब लाइनअप में नहीं है, एक कोई जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड पेसर दिख रहा है आपको? एक्सपीरियंस का नाम है आपको नवीन उल हक दिखेगा सिर्फ. शमार जोसेफ लोग कहेंगे खिलाने को, वो भी कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं. तो आई माइट एज वेल हैव नवीन उल हक, जो कि अपने स्लो डिलीवरीज के साथ वेरिएशन भी दिखाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं. क्यों ना लूँ उनको मैं? एक्सपीरियंस भी है आईपीएल का पहले से, लास्ट सीजन ठीक भी करा था. तो ही हैज़ मोर टिक बॉक्सेस देन शमार जोसेफ. लेट्स नॉट गेट रिएक्टिव जस्ट फॉर दैट सीरीज डाउन अंडर. अगर एक्सपीरियंस के नाम पे हमारा बेस्ट बॉलर नवीन उल हक है, तो भाई आप डूबने वाले हो. एंड सो मोहसिन खान एज गुड एज ही हैज़ बीन, यू वुड नीड समबडी बिसाइड्स हिम जो कि इक्वली पेस के साथ बॉल पटक के दम से डाल सके, जो कि वुड करता. अब वो क्योंकि नहीं है, तो हमें मेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि अगर हम लोग बाकी लोगों की बात करें, गौतम और बिश्नोई तो हमारे स्पिनर्स हो गए. बाकी जो पेसर्स हैं, मोहसिन, नवीन उल हक, स्टॉइनिस को आप कह सकते हो. इसमें से कोई भी एक एक्सप्रेस पेस वाला कौन है मोहसिन के साथ? कोई नहीं है. तो मेयर्स का होना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि हमें ओपनिंग बॉलिंग करके दे सकता है मोहसिन खान के साथ. एंड देन नवीन उल हक वैसे भी वन चेंज आना प्रेफर करते हैं, तो वो वन चेंज आ सकते हैं अलॉन्ग विद स्टॉइनिस इफ यू वांट टू. तो आई थिंक इस रीजन से मेयर्स को रखना पड़ेगा, बिकॉज वो बॉलिंग का ऑप्शन ही प्रोवाइड कर देते हैं. बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है टीम का. हेट टू से दिस, आई वुड हैव वांटेड टू सी क्विंटन डिकॉक, बट क्या करें यार. मूविंग ऑन, आई थिंक अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँ स्ट्रैटेजी वाइज, LSG must stick to the slow wickets that they have produced at their home ground, Ekana Stadium में. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? Just look at their spin quality. बिश्नोई, the number 1 T20 bowler. कृणाल पांड्या, let's be very honest, he is a very good bowler. अगर वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग जब कर रहा होता है, चलो मैं वेरी गुड ना भी बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं आता पर्सनली. ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉलर टू से द लीस्ट. ठीक है, मैं अपना बायस अगर हटा के भी बोलूँ तो एज मच एज आई डोंट लाइक हिम, आई विल स्टिल हैव टू एक्सेप्ट कि डिसेंट बॉलर तो है, एक्सपीरियंस भी बहुत है. उसके साथ ही साथ अगर हम लोग और देखें, अमित मिश्रा ऐसे बंदे भी आ जाते हैं, कृष्णप्पा गौतम जैसे बंदे भी आ जाते हैं, तो देयर इज सो मच ऑफ वैल्यू. दीपक हुडा भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है. अ लॉट ऑफ स्पिन स्किल्स टू बी एक्सप्लॉइटेड. ऑन दी अदर हैंड, अभी हमने डिस्कस करा पेस में कैसे हम लोग लैक कर रहे हैं, तो विकेट तो भाई स्लो ही रखो. एंड बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि स्लो विकेट पे भी अगर विकेट गिरेंगे इनके, तो डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि वो ले जाएंगे खींच कर. तो आई थिंक स्ट्रैटेजी शुड बी टू स्टिक टू स्लो टर्नर्स एट एकाना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रेंथ्स. ठीक है, स्ट्रेंथ्स मैं 3-4 कहूँगा. पहली बात तो सुपर बैलेंस, प्रॉब्ली
एज क्लोज एज इट गेट्स टू CSK, वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड टीम है. बैलेंस से क्या मतलब है? बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ. 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 8-9 बैटिंग ऑप्शंस हैं. क्रेजी, वेरी गुड. उसके बाद आई थिंक एक जो बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट होने वाला है, जैसे हमने दिल्ली के लिए डिस्कस किया था, द कमबैक ऑफ द कैप्टन. वहाँ पे पंत थे, यहाँ पे KL राहुल है. आई थिंक कृणाल पांड्या एज अ कैप्टन उससे 100 गुना बेटर है KL राहुल. लाइक इट और नॉट, KL राहुल के आने से फर्क तो पड़ेगा. एज अ कैप्टन ही विल एड मोर वैल्यू टू द टीम दैन कृणाल पांड्या, एंड दैट इज अ बिग मोटिवेशनल बूस्ट फॉर द टीम फॉर श्योर. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट स्पिन डिपार्टमेंट. कृष्णप्पा गौतम, मिश्रा, बिश्नोई, एज वी सेड बिफोर, क्वालिटी स्पिनर्स. एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे. मिश्रा में एक्सपीरियंस दिख गया. अनऑर्थोडॉक्स वाइब हमें आ गई कृष्णप्पा गौतम से, एंड ऑफकोर्स करंट बेस्ट बिश्नोई. हर चीज़ हमने कवर कर ली, हर फ्लेवर कवर कर लिया स्पिन का. वेरी गुड ऑन दैट पार्ट. अगर रिस्ट स्पिनर्स की बात करें तो ये 3 हो गए. फिंगर स्पिनर्स की बात करें तो दीपक हुडा है, कृणाल पांड्या है, तो वो दोनों डिपार्टमेंट भी कवर हो जा रहे हैं. वेरी गुड बैलेंस इन द स्पिन डिपार्टमेंट एज वेल. Last would be a very great mix of dependable and power hitting batsmen. क्या मतलब है मेरा इससे? आप ऊपर देखो, पर्टिकल इज अ वेरी डिपेंडेबल बैट्समैन. मेयर साथ में पावर हिटर हो जाएंगे. 1 डाउन पे दीपक हुडा कैन प्ले बोथ द रोल्स. 2 डाउन पे निकोलस पूरन आके वो पावर हिटर हो जाएंगे. 3 डाउन पे KL राहुल कैन बी डिपेंडेबल. 4 डाउन पे स्टोइनिस पावर हिटर हो जाएंगे. कितना अच्छा बैलेंस है. ये बैलेंस हर टीम में देखने को नहीं मिलेगा आपको. जैसे कि अभी हमने SRH के लिए कहा कि पावर हिटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एंकर्स के नाम पे वो बेसिकली इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैट्समैन ही है. यहाँ पे एक्सपीरियंस हर किसी के पास है. बट ऑफकोर्स ये टीम भी परफेक्ट नहीं है. लेट्स कम टू द वीकनेसेस. 3 वीकनेस मैं बोलने वाला हूँ. पहली बात तो गौतम गंभीर अब नहीं है. बिलीव इट और नॉट, आई पर्सनली बिलीव उसमें फ़र्क तो है भाई. गौतम गंभीर की प्रेजेंस जब होती है ड्रेसिंग रूम में तो बेसिकली ही इज़ द कैप्टन, ही इज़ रनिंग द शो. कैप्टन जो ऑन द फील्ड होता है वो उतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा शायद जितना गौतम गंभीर का होता है. हिज एब्सेंस, हिज टैक्टिकल इनपुट, हिज एक्सपीरियंस विल बी डियरली मिस्ड. लेट्स सी क्या LSG GG के बिना कुछ कर सकती है कि नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी द न्यू रोल ऑफ KL राहुल. जो ये नया रोल लिया है कि अब मैं विकेट कीपिंग भी करूंगा और अब मैं लोअर डाउन दी ऑर्डर भी बैटिंग करूंगा क्योंकि मुझे इंडिया में जगह बनानी है. क्या इससे कहीं LSG कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी? सोचने वाली बात है. बिकॉज KL राहुल एट नंबर 5 और नंबर 6 इन T20s, आई डोंट रियली वाइब विद दैट आइडिया. बट अब यू नेवर नो भाई. अब बंदे को करियर बनाना अपना T20s में तो क्या ही नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई. जो भी वट एवर इट टेक्स ही विल ट्राई टू डू इट. बट टीम का इसमें नुकसान शायद हो सकता है अनलेस ही जेल्स अप रियली वेल. लास्ट वुड बी द पुअर पेसर्स. इसमें मैंने ऑलरेडी बात कर ली, ज़्यादा दोबारा नहीं करूँगा. मार्क वुड के जाने से एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है. अगर आपके टॉप पेसर्स वो हैं जो कि इंडिया के लिए इतना खेले ही नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं खेले, यश ठाकुर हो गए, मोहसिन खान हो गए, एंड बाकी टॉप पेसर्स के नाम पे क्या नवीन उल हक है जो कि अफगानिस्तान से हैं, या फिर काइल मेयर्स हैं जो कि बैट्समैन हैं, तो आप थोड़े से मेस्ड अप तो हो क्लियरली. बट अपॉर्चुनिटीज़ पे आते हैं. 5th सेगमेंट पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है KL राहुल के लिए, पीरियड, बात खत्म. KL राहुल के पास डायरेक्ट चांस है वर्ल्ड कप में जगह बनाने का अगर इस रोल पे चली गया तो. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं है. प्रॉब्ली ऋषभ पंत दिल्ली से, ये लोग डायरेक्ट कंटेंशन में, बिकॉज इनके ऑलरेडी मैनेजमेंट में बनती है, सबसे टीम के सेटअप में रहते हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ईजिली ट्रांजिशन भी कर जाएंगे. टीम मैनेजमेंट को भी लगेगा ना कि मैं नए बंदे को ट्राई करने से अच्छा ऑलरेडी जिसको मैं जानता हूँ उसको ट्राई करूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो एक वो वन अप तो ही ऑलरेडी, बस अब परफॉर्म करके देना. और KL राहुल फॉर श्योर इस चीज़ में इनका बहुत बड़ा फायदा होगा. बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू सील अ स्पॉट ओवर कुलदीप यादव. बिश्नोई बीइंग द नंबर 1 T20 बॉलर, बट कुलदीप यादव हैज़ बीन इक्वली गुड. किसको आप खिलाओगे? तो बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा IPL होने वाला है टू प्रूव दिस. थर्ड पॉइंट इज फॉर LSG टू परफॉर्म विदाउट गौतम गंभीर. कैन दे रियली डू इट? क्या इनकी बस की है कि ये लोग ये चीज़ प्रूव करके दिखाएं कि हम GG पे डिपेंडेंट नहीं थे? बहुत बड़ा मौका है ये चीज़ प्रूव करने का. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ, ठीक है. द बैलेंस ऑफ दिस टीम, इट इज सो गुड दैट यू वुड बी टेम्प्टेड टू फील कि ये टॉप 4 में तो आसानी से आने चाहिए, और रादर यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई दे ऑलवेज एंड अप इन द टॉप 4. क्योंकि ऑन पेपर नाम बहुत बड़े नहीं है, लेकिन आप बैलेंस देखो, टीम का परफॉर्मर्स देखो, तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ इसीलिए शायद पहुंचते हैं टॉप 4 में. एंड सेम कहानी इस बार भी है.
जिस तरीके का बैलेंस है, जितने डिपेंडेबल लोग हैं, ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं पिछले साल से, तो स्क्वाड तो सिमिलर ही है, तो इस साल भी कर जाना चाहिए क्वालिफाई. आई थिंक दे कैन क्वालिफाई फॉर श्योर, बट एलएसजी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन माई ओपिनियन दे शुड बी डिसअपॉइंटेड अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो. बट देयर इज अ वेरी रियलिस्टिक चांस कि अगर बाकी टीम्स लाइक गुजरात, केकेआर, आरआर, ये लोग अगर स्टेप अप कर गए तो दे हैव इक्वली गुड टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. तो यहाँ पे बात ये नहीं होगी कि एलएसजी बेकार है, इट इज जस्ट अबाउट हु इज बेटर. अच्छे सब में बेटर कौन है बस. सो पर्सनली आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये लोग जस्ट मिस कर जाएं सेमीफाइनल से, प्लेऑफ से. बट आइडियली आपको एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि ये करे क्वालिफाई. आई थिंक देयर इज अ चांस कि शायद 5th टाइप के कुछ फिनिश कर जाए, जस्ट रह जाए तो. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग ऑन टू द लास्ट टीम ऑफ द डे बिफोर यू टॉक अबाउट फुटबॉल, इट इज गोइंग टू बी पंजाब किंग्स. ईजिली कोई डिबेट नहीं है, पिछले 10 सालों की वर्स्ट टीम रही है. कितना मेरा दिल करता है कि मैं आरसीबी का नाम लूं, लेकिन नहीं भाई, पंजाब क्लियरली दिखता है कि वर्स्ट टीम है, बिकॉज एक बार भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करी है 2014 से यार. अब मेरी टीम के हाथों ही पेटे थे 2014 में फाइनल में, बट उसके बाद से इतना बुरा हाल. 10 साल से आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो. एंड सो विद एवरी पासिंग ईयर द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑन पंजाब किंग्स कि कैन दे टर्न अराउंड दिस होल मिसफॉर्च्यून एंड फाइनली एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. चाहे आप एलिमिनेटर में आकर ही हार जाओ, एटलीस्ट इट वुड बी अ मैसिव इंप्रूवमेंट. क्या इस साल कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. फर्स्ट सेगमेंट बीइंग द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, यहाँ पर 5 बैट्समैन हैं इनके पास. धवन होंगे यहाँ पे, हरप्रीत भाटिया होने वाले हैं, राइली रूसो आने वाले हैं, आशुतोष शर्मा है एंड अथर्व ताइडे. ये 5 बैट्समैन हैं इनके पास प्रॉपर. अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं, बेस्टो हैं साथ में, प्रभ सिमरन है एंड जितेश. ये तीनों हमारे विकेट कीपर्स भी हैं, तीनों गुड क्वालिटी एज वेल. बॉलर्स 6 बॉलर्स हैं यहाँ पे. अर्शदीप सिंह है, राहुल चहर हैं, नेथन एलिस हैं, रबाडा हैं ऑफकोर्स, विद्वत कवेरप्पा है एंड वन सेकेंड भाई, आई होप द नेम इज राइट, प्रिंस चौधरी हैं साथ में. ठीक है. ऑलराउंडर्स भाई ग्रेट डील. ऑलराउंडर्स में इन्होंने अच्छा काम करा है. 11 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास. तने हैं हमारे, विश्वनाथ है, हर्षल पटेल ऑफकोर्स सबको पता ही है, वो तो आ ही चुके हैं बहुत महंगी प्राइस पे. हरप्रीत ब्रार है जो कि लास्ट सीजन भी खेले थे. सैम करन वंस अगेन बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे गए हैं. लियम लिविंगस्टोन भी खेलेंगे. क्रिस वोक्स इन्होंने खरीद लिया है साथ के साथ. ऋषि धवन तो रही हैं बहुत टाइम से पंजाब में. शशांक सिंह है. शशांक सिंह शायद वही है ना जिनका वो ऑक्शन में वो हुआ था, मिसमैच हुआ था, कुछ गलती से खरीद लिया था, फिर नाटक कर रहा था कि नहीं नहीं हम तो चाहते थे खरीदना. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई एम गेसिंग राइट. शिवम सिंह भी हैं एंड सिकंदर आजा जो कि लास्ट सीजन खेले थे. तो ऑलराउंडर्स भरपूर हैं इनके पास, बट क्या क्वालिटी है इतनी? लेट्स ट्राई टू मेक द प्लेइंग 11 एंड द स्ट्रैटेजी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. हियर मी आउट ऑन द प्लेइंग 11. वी विल डिस्कस क्यों ऐसा होना चाहिए. ओपनिंग ऑफ कोर्स धवन करेंगे. आई थिंक साथ में बेस्टो को ओपनिंग करनी चाहिए. आई डोंट लाइक बेस्टो पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं. आई डोंट लाइक द एटीट्यूड ऑफ दैट गाय. ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में क्यों है भाई, क्या हो गया, इतना अपसेट क्यों है भाई लाइफ में. स्पेशली अभी जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई है, गिल विल से लड़ाई कर रहा था, looked like a clown, has hardly scored any runs. But you would see टेस्ट सीरीज में भी जब वो खेल रहा था, जितना भी खेला है, चाहे 30 रन भी बनाए हों, looked in absolute peach of a touch. क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा था, फिर विकेट थ्रो करके आ जा रहा था. पॉइंट इज T20 में विकेट थ्रो कर सकते हो, टेस्ट में नहीं कर सकते. सो आई थिंक ओपनिंग उसी को करनी चाहिए. 1 डाउन पे प्रभ सिमरन को आना पड़ेगा नीचे आकर, बट आई वुड स्टिल स्टिक टू हिम. प्रभ सिमरन के बाद अब हमारे नंबर 4 पे आएंगे लियम लिविंगस्टोन. फॉर श्योर ही हैज़ टू बी देयर, बिकॉज थोड़ी फायर पावर हमें चाहिए, वरना वो मिस आउट कर जाएंगे हम लोग. नंबर 5 पे जितेश शर्मा होंगे. नंबर 6 पे सैम करन आना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, बहुत पैसे दिए हैं. नंबर 7 पे आएंगे हर्षल पटेल. ठीक है. नंबर 8 पे आएंगे हरप्रीत ब्रार. तो नंबर 8 तक हमारी बैटिंग अच्छी खासी है यहाँ पे. नंबर 9 पे रबाडा, फिर अर्शदीप आएंगे, फिर राहुल चहर. ठीक है. ये 3 बॉलर्स हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हो गए आखिरी के. इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक अथर्व ताइडे को यूज़ करा जाएगा फिर से, तो दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी हो जाएगा और बैटिंग नंबर 9 तक शिफ्ट हो जाएगी नंबर 8 से. तो प्लेंटी ऑफ बैटिंग ऑप्शंस. बॉलिंग की बात करें हम लोग तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे. कौन कौन है? अर्शदीप है, राहुल चहर है, रबाडा है, हरप्रीत ब्रार है, हर्षल पटेल हैं एंड लियम लिविंगस्टोन भी बॉलिंग कर लेते हैं. सो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 8-9 बैटिंग ऑप्शंस हैं. इट्स अ प्रिटी गुड बैलेंस. नॉट एज ग्रेट एज LSG या फिर CSK,
इवन KKR, बट बैलेंस थोड़ा बहुत तो है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी अगर मैं और बताऊँ तो जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, आई होप दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड इट एज पर परफॉर्मेंस। ये नहीं कि अगर हमने बेस्टो से ओपनिंग करा दी तो बेस्टो ही ओपन करेगा, प्रभ सिमरन को वन डाउन ही खेलना है। अगर बेस्टो परफॉर्म नहीं कर रहा तो डोंट बी अफ्रेड टू मूव प्रभ सिमरन अप द ऑर्डर एंड मे बी इवन रिप्लेस बेस्टो विद राइली रूसो, हु नोस। फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टीम की प्रॉब्लम यही है, अभी हम वीकनेसेस पे आएंगे, कोई फॉर्म में है नहीं सच। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे 4 पेसर्स हैं इस लाइनअप में, ठीक है, क्लियरली हिंटिंग एट द काइंड ऑफ पिचेस दे विल हैव एट होम, जो 2-3 इनके वेन्यूज होने वाले हैं। ये चीज़ इन्होंने अच्छे से कवर करी है। सैम करन एक लेफ्ट हैंडेड पेसर हो गए, रबाडा ऑफ कोर्स टॉप नॉच गाय भाई, हर्षल पटेल डेथ बॉलर आ गए हमारे पास, एंड अर्शदीप सिंह वो भी अनदर लेफ्टी पेसर जो कि ओपनिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग की एंड डेथ ओवर्स में भी डाल सकते हैं। तो हर टाइप ऑफ फास्ट बॉलिंग, सैम करन स्विंग भी करा देगा, रबाडा सीम करा देगा, अर्शदीप सिंह स्टार्ट कर सकता है, हर्षल पटेल एंड भी कर सकता है। एवरी पॉसिबल स्किल सेट ऑफ अ पेसर सारे कवर कर लिए इन 4 पेसर्स के थ्रू इन लोगों ने। गुड जॉब ऑन दैट। काम आएगा स्ट्रेटेजाइज करते वक्त व्हेन यू आर प्लेइंग द होम मैचेस। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के चक्कर में अपनी बैटिंग डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि अथर्व ताइडे को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करके हम 11 में से 9 बैट्समैन हो जाएंगे हमारे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस बाय सेइंग कि अथर्व ताइडे की जगह कोई बॉलर ले लेते हैं इम्पैक्ट प्लेयर पे, क्योंकि अगर हम बैटिंग लाइनअप देखें, वन ऑफ द मोस्ट शेकीएस्ट बैटिंग लाइनअप्स है अभी इस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इन लोगों पे अभी कि जितने बैट्समैन है वही काफ़ी हैं। कोलैप्स हो गया तो खत्म है टीम। एंड सो डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन सेकेंड इट विल गिव द नीडेड सिक्योरिटी टू द टीम। आई थिंक यहाँ पे डेप्थ ज़रूरी है, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इम्पैक्ट प्लेयर रूल बाय सेइंग कि एक बैट्समैन की जगह एक बॉलर ले आते हैं। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी शुड बी टू ब्रिंग अ बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रेंथ्स। ज़्यादा है नहीं बट 2-3 डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो एक्सप्लोसिव बैटर्स तो ज़रूर हैं भाई, ठीक है। बेस्टो की बात कर लो, लिविंगस्टोन की बात कर लो, सैम करन भी एक एक्सटेंट आप कह सकते हो, जितेश शर्मा अगर लाइनअप में होंगे तो वो भी होंगे। बाद में मैंने जितेश शर्मा को शायद बोला नहीं था ना लाइनअप में, लिविंगस्टोन और करन के बीच में जितेश शर्मा ही होंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पावर हिटर्स। हर्षल पटेल, हरप्रीत बरार अगर नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो इन पावर हिटर्स को वो सिक्योरिटी भी मिलेगी कि भाई मैं अगर एक रिस्की शॉट खेलते हुए आउट भी हो जाऊँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीछे बैटिंग लंबी है। तो आई थिंक पावर हिटर्स होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट हैज़ बीन टिक्ड बाय पंजाब किंग्स फॉर श्योर। सेकेंड इज द पेस लाइनअप हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। जैसे कि अभी मैंने पहले मेंशन किया था, हर टाइप ऑफ स्किल सेट जो कि पेसर का होता है वो इन 4 पेसर से कवर्ड है। तो पिछले सीजन थोड़ा यहाँ पे डिफिशियंसी थी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है इस सेगमेंट में, क्रेडिट टू देम फॉर दैट। एंड thirdly, the balance of the team, it offers you decent options, not the worst. Let's just put it that way. ऐसा नहीं है कि they are the worst in terms of having batting depth and bowling depth. Decent options आपको मिल जाएंगे and variety मिल जाएगी। कुछ बॉलर्स पेसर्स हैं, कुछ स्पिनर्स हैं, उसमें भी लेफ्टी राइटी भी मिल जाएंगे आपको दोनों, बैटिंग में भी आपको दोनों मिल जाएंगे, एक्सप्लोसिव हिटर्स, रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स, गुड मिक्स, डिसेंट ऑप्शंस। बट वीकनेसेस बहुत है भाई। लेट्स कम टू द वीकनेसेस। सबसे पहली वीकनेस है द पुअर फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन द लाइनअप। 2-3 प्लेयर्स को हटा के किसी का भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा। धवन का खुद का फॉर्म पता नहीं कैसा भाई, कितने टाइम से क्रिकेट ही नहीं खेला है। तो पुअर फॉर्म गोइंग इनटू दिस IPL, पूरी टीम का साथ में होना, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। पूरी वाइब खराब हो जाती है टीम की। 1-2 बंदे का होता है समझ में आता है, बट पूरी टीम का अगर फॉर्म खराब है ना, यू आर हिंटिंग एट अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। लेट्स सी कैसे होता है वो। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, द वीकनेस इज, द स्पिन डिपार्टमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अगर हम अपनी लाइनअप पे वापस जाएं, हरप्रीत बरार है यहाँ पे, एक स्पिनर हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। राहुल चहर है हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर। तीसरा ऑप्शन क्या है? लियम लिविंगस्टोन, अ पार्ट टाइमर जो कि कुछ भी डाल रहा होता है। इफ यू सी लॉजिकली इस प्लेइंग 11 में सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है, राहुल चहर। हरप्रीत बरार इज ऑल्सो बॉलिंग ऑलराउंडर बाय द वे, इज नॉट अ जेन्युइन स्पिनर। एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे हमने डिस्कस करा ही है कैसे अथर्व ताइडे को लाना जरूरी है।
तो मतलब इवन आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर वी विल स्टिल बी हैविंग जस्ट वन प्रॉपर स्पिनर विच इज राहुल चहर, एंड हु क्वाइट फ्रैंकली he himself is not that great of a quality. अगर चहल होता तो समझ में आता, बट राहुल चहर है तो एज अ सोल स्पिनर मतलब स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है यार, बहुत ज़्यादा वीक है. घर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पेसर्स फ्रेंडली विकेट होंगी, बट बाहर एक्सपोज हो सकते हो. जैसे मान लो ईडन गार्डन्स चले गए, एकाना स्टेडियम चले गए, तो क्या करोगे. अगर हम लोग और वीकनेस की बात करें, द इंडियन प्लेयर्स इन दिस लाइनअप बहुत डाइसी हैं. हमने सनराइजर्स में डिस्कस किया था कैसे द इंडियन कोर इज वेरी शेकी. पंजाब कंपटीशन दे रही है सनराइजर्स को इन द रेस टू हैव द वर्स्ट इंडियन कोर. वन सेकेंड, इंडियन कोर से मेरा मतलब है 11 में से 4 फॉरनर्स होते हैं, जो 7 इंडियन प्लेयर्स हैं. वन ऑफ द वर्स्ट इंडियन कोर है पंजाब का. इट कुड विल सरपास इवन सनराइजर्स हैदराबाद भाई. एंड वही प्रॉब्लम है, अगर आपको आईपीएल जीतना है तो आपको इंडियन कोर तगड़ा रखना ही पड़ेगा. अब आईपीएल कैसे जीतोगे वरना यार. हर टीम जो आईपीएल जीतती है दे रिलाई ऑन देयर इंडियन कोर, नेवर रिलाई ऑन द फॉरनर्स. एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज वंस अगेन आफ्टर एसआरएच इट इज अनदर टीम जो कि ना कि सिर्फ हेविली रिलायंट है फॉरेन प्लेयर्स पे, बट पंजाब का केस गेट्स इवन वर्स बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं मेन, वो सारे इंग्लिश है. अभी हमने देखा हैरी ब्रूक ने कैसे एकदम से रिवोक कर लिया अपने आप को. डोंट बी सरप्राइज अगर आईपीएल के बीच में भी कोई इंग्लिश प्लेयर अपने आप को रिवोक कर ले स्क्वाड से. सैम करन है, लिविंगस्टोन है, बेस्टो है, 3 तो हमारे जो प्लेइंग 11 में फॉरेनर्स हैं वो इंग्लिश ही हैं भाई. क्रिस वोक्स बेंच पे बैठा हुआ, वो भी कभी भी निकाल सकता अपने आप को. पंजाब का जो फॉरेन कोर है इट इज हेविली इंग्लिश, एंड सबसे ज़्यादा जो लास्ट मोमेंट पे जो कहते हैं ना कि एकदम से पलट जाएं, वो इंग्लिश प्लेयर्स ही हैं आईपीएल में. अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अगर ये, एंड थैंकफुली फॉर पंजाब, ये ट्रेंड जो है फॉर इंग्लिश प्लेयर्स का छोड़ने का, वो पंजाब में नहीं आया, पता नहीं क्यों. बाकी हर टीम में हो रहा है, केकेआर में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में नहीं हो रहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश प्लेयर्स हैं. मतलब भगवान की किस्मत ही है. बट अगर ये हो जाए तो भाई द टीम इज़ फिनिश्ड, द टीम इज़ मेस्ड अप. बहुत बुरा हाल है यहाँ पे इनका. बट ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ पे चलते हैं. द फिफ्थ सेगमेंट, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है पंजाब किंग्स के कुछ प्लेयर्स के लिए फिर द फ्रेंचाइज. पहली बात तो शिखर धवन के लिए टू रिडीम हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, नॉट एज अ बैट्समैन. लास्ट सीजन बहुत क्रिटिसिज्म रहा था, एंड राइटफुली सो, ऑफ धवन्स कैप्टनसी. और द बैटिंग उन्होंने अच्छी करी थी. आई थिंक हार्डली उनके भी दो ही साल मुझे लगता है ज़्यादा और खेलेंगे. वो खुद भी कहा उन्होंने 2-3 साल और. तो ये इन दीज डाइंग ईयर्स अगर वो एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक लेके आ जाते हैं पंजाब को, बहुत अच्छी लेगेसी बना के जाएंगे इस फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि 10-11 सालों के बाद लेके जा रहे होंगे. होप धवन डज दैट. हर्षल पटेल के लिए बहुत बड़ा चांस है टू जस्टिफाई हिज प्राइस. आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स द प्राइस दैट ही गॉट. आई थिंक ही इज अ बिट ओवररेटेड. आई डोंट पर्सनली लाइक हाउ हिज करियर हैज प्रोग्रेस्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि डेथ ओवर्स में भी उनकी बहुत पिटाई होने लग गई है. पर्पल पटेल बोलते थे, अब वो ऑरेंज पटेल बोलना शुरू कर दो. ऑरेंज कैप विनर में आ सकता है वो, जितनी पढ़ाई होती है उसकी. बिग चांस फॉर हिम टू जस्टिफाई द प्राइस टैग. जितेश शर्मा, अनदर बिग अपॉर्चुनिटी, just as I said for KL Rahul in the last segment for LSG, for Rishabh Pant in the last podcast. Similarly, जितेश के पास बहुत बड़ा चांस है to make a direct entry into not just the T20 World Cup squad but the playing 11, because wicket keeper वाला slot missing है अभी, and ईशान किशन मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. So जितेश शर्मा के लिए बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे. And lastly, एक funny way में on a lighter note, a big opportunity for the English players of पंजाब किंग्स टू रिडीम देयर रेपुटेशन. कि भाई इंग्लिश प्लेयर्स सारे ऐसे नहीं है जो सारे छोड़ के भाग जाएं. कुछ प्लेयर्स हैं जो कि रुक भी जाते हैं, टीम का भला भी जाते हैं. तो ऑन अ लाइटर नोट, लेट्स होप कि ये इंग्लिश प्लेयर्स, दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स डज नॉट बिट्रे द टीम एंड दे डू एटलीस्ट समथिंग गुड. बट अगर हम लोग प्रेडिक्शंस के ऊपर आए, द लास्ट सेगमेंट, एक्सपेक्टेशंस आई थिंक ऑलरेडी लो होंगी सबकी. अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ तो इट शुड बी एज लो एज द एक्सपेक्टेशंस इन माय ओपिनियन. One of the worst teams in this IPL. I'm sorry to say this. Playing 11 ही अगर आप देख लो, one of the worst playing 11s, one of the weakest playing 11s. When you compare this with teams like KKR, CSK, Mumbai, Rajasthan Royals, LSG, आसपास भी नहीं है यार पंजाब.
एंड इतनी टीम अगर मैंने ऐसी गिना दी तो इनमें से ही कोई जाएगा भाई प्लेऑफ्स में। पंजाब क्यों जाएगी? किस बेसिस पे बोल दूं मैं? जाने को तो कोई भी जा सकता है। लॉजिकली आर्गुमेंट क्या है? आई थिंक दे आर गोइंग टू फिनिश इन द बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, मे बी 8th 9th 10th में से कुछ एक, जो बॉटम 3 होते हैं। एंड आई डोंट सी देम प्रोग्रेसिंग टू द सेमीफाइनल्स, जो भी प्लेऑफ्स बोलते हैं, एनी टाइम सून, अनलेस दे हैव अ स्टेलर मेगा ऑक्शन नेक्स्ट ईयर, विच इज हाईली अनलाइकली। मैनेजमेंट समझती नहीं है उनकी। आई थिंक मतलब दे हैव टू वेट मच लॉन्गर टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 साल और वेट करना पड़े, बट ठीक है, लेट्स सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल, बिकॉज यहाँ पर भी एग्जैक्टली आई वुड से एटलीस्ट बारसा फैंस की तरफ से मैं बोल सकता हूँ, जो हम चाहते थे ऑलमोस्ट 90% वही हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि जो बेस्ट केस सिनेरियो था वही मिल गया हमें। आई वुड डिसएग्री विद दैट। एक चीज़ और थोड़ी बेटर हो सकती थी, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऑल इन ऑल इट इज़ अ फायर क्रैकर ऑफ अ क्वार्टर फाइनल ड्रॉ टू से द लीस्ट। कई लोग राउंड ऑफ 16 का जब ड्रॉ निकला था तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोलते हैं कि यार बहुत ही बोरिंग फिक्सचर्स हैं। बट वही ना, थोड़ा पेशेंस से होता है। इट वॉज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। द सेकेंड साइड वॉज कि क्योंकि अब सारे वन साइडेड फिक्सचर्स हैं राउंड ऑफ 16 में, तो सारी बड़ी टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में आ जाएंगी, और फिर क्वार्टर फाइनल में लिटरली हर एक मैच बहुत तगड़ा होगा। द ओनली एटलीस्ट ना फैंस परस्पेक्टिव आप शायद कह सकते हो इंडिया में जो थोड़ा एक अंडरवेलमिंग गेम होगा। अंडरवेलमिंग क्या मतलब कंपैरेटिवली एज अगेंस्ट द अदर गेम्स, दैट इज ओनली एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, जो सबसे कम हाइप होगी, बिकॉज आई थिंक बाकी टीम्स की फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है। बट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द ड्रॉज। पहले मैच की बात करते हैं। जब पहला ड्रॉ निकला था, आर्सेनल का नाम आया था, और तब मैं सोचा था कि चलो बारसा का भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई वुड पर्सनली हैव प्रेफर्ड समथिंग लाइक आर्सेनल ओवर बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, मैन सिटी। व्हाई नॉट? आई थिंक यू वुड एग्री विद मी एज वेल। बट तब नाम निकल के आ जाता है बायर्न म्यूनिख का, और मैं दुखी होने के बजाय मैं तब भी खुशी था, बिकॉज इसका मतलब ये था कि अब बायर्न म्यूनिख हमें तो नहीं मिलने वाली है। तो जो पहला ड्रॉ हुआ है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी आई थिंक क्लोजर दैन इट सीम्स। फर्स्टली बिकॉज बायर्न म्यूनिख उतना अच्छा खेल नहीं रही है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। एंड आर्सेनल ने, आई नो पोर्तो के स्ट्रगल करते हुए आए थे, बट दे हैव एटलीस्ट एक्सीडेड सम एक्सपेक्टेशंस एज पर अ लॉन्ग कम बैक आफ्टर 14 ईयर्स। तो उसके हिसाब से आप थोड़े से रस्टी तो होते ही होते हो। उसके बावजूद अगर आप क्वार्टर्स तक आ जा रहे हो तो यू हैव डन अ डिसेंट जॉब, आई वुड से। एज बारसा फैंस अगर हम लोग सोच रहे थे कि हम क्वार्टर्स तक पहुंच जाए वही बहुत है, तो आर्सेनल जो कि 14 सालों के बाद इतना दूर पहुंची, उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए। एंड सो आई एम पर्सनली स्टिल बैकिंग बायर्न म्यूनिख टू टेक दिस फिक्सचर अवे, बिकॉज सेकेंड लेग जो है वो बायर्न म्यूनिख के घर पे होगा, अलियांज अरेना में। बट आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये फिक्सचर काफ़ी क्लोज जाए तो, बिकॉज आर्सेनल भी वैसी टीम है जो कि बहुत ही ओपन खेलती है, अटैकिंग खेलती है, एग्रेसिव अप्रोच है, एंड बायर्न तो जानी जाती ही है इसके लिए। तो बिल्कुल भी बोरिंग गेम तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अक्रॉस बोथ द लेग्स, चाहे जब आर्सेनल घर पे खेल रही हो अपने या फिर बायर्न म्यूनिख। द ओनली थिंग आई होप कि आर्सेनल हमें करके दे इज दैट वो डर के ना खेलें बस, कि यार बायर्न म्यूनिख जैसी टीम मिल गई है तो थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ, एक गोल की लीड आ गई तो उसको बचाने पे लग जाओ। वो मत सोचने के लिए बैठना, अपना ओरिजिनल गेम खेलो, क्या पता उसी से रिजल्ट मिल जाए। आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर कुछ लोग कहेंगे कि आर्सेनल का चांस ज़्यादा है जाने का सेमीफाइनल्स में। आई एम पर्सनली स्टिल बैकिंग बायर्न म्यूनिख, बट कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन हाउ बायर्न म्यूनिख ऑल्सो टैंक्स अगेंस्ट मीडियोकर टीम्स टू से द लीस्ट। सो आर्सेनल के पास एक जेन्युइन चांस है ज़रूर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिक्सचर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड। सेकेंड लेग जो है वो डॉर्टमुंड के घर पे होने वाला है, एंड आई थिंक इसकी वजह से गेम थोड़ा और ज़्यादा इवन हो जाएगा। अगर सेकेंड लेग जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के घर पे हो रहा होता तब तो मैं कहता कि बिल्कुल ही आई एम कंप्लीटली बैकिंग एटलेटिको मैड्रिड हियर। आई स्टिल थिंक दे शुड बी विनिंग दिस वन, बट इन सेइंग दैट ऐसा ज़रूर है कि हाँ डॉर्टमुंड थोड़ा सा कॉम्पिटिशन तो ज़रूर दे सकती है, स्पेशली इन द सेकेंड लेग। मुझे ये भी साथ साथ मैं ये भी कहूँगा पर्सनली आई फील कि दिस इज द बेस्ट चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एटलेटिको मैड्रिड टू रीच द फाइनल्स, बिकॉज सेमीफाइनल में कौन मिलेगा उसकी बात करेंगे। दे जेन्युइनली हैव अ ग्रेट चांस टू कम टू द फाइनल्स। इससे बेटर चांस नहीं मिलने वाला। एंड आई वुड इवन गो एज फार एज टू से कि अगर
ये लोग सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचते हैं तो इट शुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम। जितना अच्छा वो खेलते हुए आ रहे हैं, अभी लास्ट ईयर के यूसीएल के फाइनलिस्ट को रहा के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। आई थिंक दे शुड बी रीचिंग द सेमीफाइनल्स, एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तो आना ही चाहिए। फाइनल्स में आ गए तो और भी बेटर है। डॉर्टमुंड के लिए आई वुड से कि यहाँ तक आ गए हैं, एंड अगर यहाँ पे वो फाइट दे देते हैं तो इट इज़ अ मॉरल विक्ट्री फॉर देम, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली खेला नहीं है। आई नो ग्रुप स्टेज में दे डिड वेल, बट PSV के अगेंस्ट दे वर नॉट दैट कन्विंसिंग, एंड सो आई एक्सपेक्ट अ गुड फाइट फॉर देम एटलीस्ट इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो, इन द सेकेंड लेग ऑल्सो। बट अगर एटलेटिको मैड्रिड यहाँ से जीत के नहीं जाती है, as I said before, it should be a disappointment. The next game, as I was about to say, is going to be the fixture of the quarterfinals. It is going to be Real Madrid versus Man City once again. I think 3 सालों में ये तीसरी बार हो रहा है कि ये फिक्सचर दोबारा हमें देखने को मिल रहा है, एंड आई थिंक तीनों बार सेमीफाइनल्स में हुआ है, राइट? जिस साल ये लोग UCL जीते थे रियल मैड्रिड, जब PSG को हराया था इन लोगों ने, उसके बाद सेमीज में मैन सिटी आई थी, फिर लास्ट टाइम दोबारा मैन सिटी मिली थी जब मैन सिटी ने 4-0 हरा दिया था। दिस टाइम वंस अगेन ये सेम जो है फिक्सचर हमें देखने को मिलने वाला है, एंड व्हाट इज इवन फनियर इज द फैक्ट कि सेकेंड लेग फिर से एटिहाड में 4-0 लास्ट टाइम पिटी थी रियल मैड्रिड। यू कुड आर्ग्यू कि इस साल जो स्क्वाड है वो ज़्यादा डिप्लीटेड भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑल्दो जिस तरीके से इंडिविजुअल्स ने स्टेप अप करके दिया है मैड्रिड के लिए वो एग्जेम्पलरी है। एट द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि सिटी जो कि ट्रेबल जीत चुकी है, बहुत अच्छा खेल रही है, इस साल भी ट्रेबल जीतने के ट्रैक पे चल रही है, वो शायद उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही देखने में जितनी पिछले सीजन थी। थोड़ा डिफेंसिवली ज़्यादा वल्नरेबल लगने लग गई है, बट द पॉइंट इज दे आर स्टिल गेटिंग द रिजल्ट्स दैट दे नीड। एंड अगर सेकेंड लेग एटिहाड में हो रहा है तो क्या तुम जेन्युइनली ये कह सकते हो कि सिटी नहीं जीतेगी वो मैच? बहुत मुश्किल है कहना, इवन इफ इट इज रियल मैड्रिड एट द अदर एंड। आई थिंक सबसे अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट इसी फिक्सचर का होने वाला है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 4-0 लाइक द लास्ट ईयर। मुझे नहीं लगता कि इस साल हम लोग को इतना बड़ा गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि मैड्रिड आई थिंक वुड डू बेटर देन लास्ट सीजन इन पुटिंग अप अ फाइट, एंड सिटी इज प्रॉब्ली नॉट एज डोमिनेटिंग एज लास्ट सीजन ऑल्सो। तो जो गैप है वो दोनों के बीच में थोड़ा सा कम हो गया। इसी के चलते हुए आई थिंक अगर फर्स्ट लेग में सिटी ने ड्रॉ तक कर लिया गेम तो ये लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं एटिहाड में। अगर मैड्रिड रिजल्ट निकाल लेती है बर्नबाउ में, फर्स्ट मैच अगर जीत जाते हैं, तो भाई मैड्रिड मास्टर है एक एक गोल की लीड को डिफेंड करने का। तब गेम बहुत डाइसी हो जाएगा। मैं किसको पर्सनली बैक कर रहा हूं? आई स्टिल थिंक सिटी डज हैव एन एज हेयर। आई हैव माई बेट ऑन सिटी कि शायद वो लोग सेमीफाइनल्स तक तो जाएंगे ही जाएंगे एंड पॉसिबली बायर्न म्यूनिख को फेस करेंगे। बट रियल मैड्रिड को आप कैसे रूल आउट कर सकते हो यार? रियल मैड्रिड ऑन पेपर तो कितनी बार हम लोग पिछले 2-3 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि दे हैव नॉट बीन द बेटर टीम। ऑन पेपर वो शायद ज़्यादा वीक लग रही होगी अपने ओपोनेंट से व्हेन इट कम्स टू द क्वार्टर फाइनल्स, द सेमीफाइनल्स, एंड स्टिल दे वुड मैनेज अ विक्ट्री एंड क्वाइट कंफर्टेबली। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर रियल मैड्रिड यहाँ से जीत के सेमीफाइनल्स में जाती है एंड डिफेंडिंग चैंपियंस को ही ट्रम्प कर देती है उनके घर पे। इससे ज़्यादा बड़ा फ्लेक्स क्या होगा? बट इन सेइंग दैट आई स्टिल थिंक सिटी हैव एन एज, एंड क्योंकि सेकेंड लेग पर्टिकुलरली एटिहाड में होने वाला है तो आई थिंक कि सिटी के पास अभी 60-40 का आई वुड गिव द रेशियो टू मैन सिटी, एंड आई थिंक दे वुड बी क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। लास्ट क्वार्टर फाइनल ड्रॉ एज अ बार्सा फैन, लेट्स डिस्कस दिस। जब वो 2 टीम्स बची थी तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका था ड्रॉ में कि अब PSG और बार्सा ही बचे हुए हैं तो इन्हीं का मैच होने वाला है। देरी इस बात की रह गई थी कि पता लगाए कौन सेकेंड लेग अपने घर पे खेलने वाला है, एंड जब पहला नाम PSG का आ गया तो इट मेंट कि बार्सा विल बी प्लेइंग द सेकेंड लेग एट होम, एंड आई वाज सो हैप्पी। जो लोग कह रहे हैं कि ये परफेक्ट है बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स में हमें वो एटलेटिको वाली टीम में से कोई मिलेगा, आई थिंक ये सेकेंड बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो ये होता कि
अभी पहले एटलेटिको डॉर्टमुंड में से कोई मिल जाता है एंड देन सेमीफाइनल्स में पीएसजी वगैरह में से कोई मिलता, तो ताकि हम एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो अपना एक फर्म स्टांस ले पाते। बट नन दैट वो ऑर्डर रिवर्स हो गया, बस और कुछ कमी है नहीं। आई एम जस्ट बीइंग अनग्रेटफुल बाय सेइंग कि अब इसमें भी मैं एक कमी निकाल दूँ ज़बरदस्ती की। तो so as a Barca fan, I think we all should be very happy. We should all feel very fortunate and very grateful कि हमें ये फिक्सचर मिल गया, because just as I said for Atletico Madrid, इससे बेटर चांस आपको मिल ही नहीं सकता था इस साल फाइनल्स तक पहुंचने का, कि आपको ग्रुप स्टेज रिलेटिवली फाइनली इजी मिल गया आफ्टर सो मेनी ईयर्स। फिर आपको नेपोली मिल गई राउंड ऑफ 16 में। अब आपको सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स के लिए पीएसजी और मोस्ट लाइकली एटलेटिको मैड्रिड मिलने वाले हैं, एज अपोज टू हु, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, तगड़ी टीम्स, वो आपने सारी अवॉइड कर दी फाइनल्स तक। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया बार्सिलोना के लिए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हम जीत सकते हैं। वंस अगेन द फैक्ट दैट सेकेंड लेग हमारे घर पे होने वाला है, इट गिव्स अस सम होप फॉर श्योर। बट एनीबडी हु सेज कि लॉजिकली अभी बार्सा पीएसजी को हरा सकती है इज बीइंग डिल्यूजनल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मस्ती मजाक में कहना अलग बात है, बट लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ऑफकोर्स पीएसजी हैज अ बेटर स्क्वाड एंड दे हैव अ बेटर चांस ऑफ बीटिंग अस इवन इफ द सेकेंड लेग इज एट आवर होम। तो उस बात से तो हम लोग भाग नहीं सकते, वो हमें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। इन सेइंग दैट, क्या हमने नहीं देखा है पीएसजी को टैंक करते हुए एवरी सीजन? क्या हमने अभी बार्सा से वो प्रॉमिस नहीं देखा है कि या तो एकदम ही बकवास खेलेंगे या तो इतना अच्छा खेल देंगे कि कोई कंपटीशन ही नहीं है? एंड सो अगर दोनों सिचुएशंस एक साथ हो जाए कि पीएसजी अपने बॉटलिंग वाले फॉर्म में आ जाए एंड बार्सा happens to deliver another performance of the season just like they did against Napoli in the second leg, there is no way PSG is trumping us, no way। अगर ये दोनों चीजें साथ में होती हैं तो, क्योंकि ऐसा हो कि पीएसजी बॉटल करने के मूड में लेकिन बार्सा भी एकदम ही गलीच पन्ने पे उतर आई है, तो बार्सा भी नहीं जीत सकती भाई, बिकॉज इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी बेटर है पीएसजी की। तब बात आ जाती, जब दोनों टीम बेकार खेल रही होती है तब बात आ जाती है कि इंडिविजुअल मोमेंट्स से बिलियंस कौन दे सकता है, एंड वहां पे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स बेटर होंगे वही वो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस देंगे आपको। एंड सो पीएसजी हैज अ स्ट्रॉन्गर पर्सनल टू से द लीस्ट। बट इन सेइंग दैट, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि बार्सा के पास एक चांस तो है। एंड अगर अब यहां से मूव ऑन करते हैं सेमीफाइनल्स पे, अगर बार्सा यहां पे जीत जाएगी तो हम लोग को सेमीफाइनल्स में ना ही बायर्न म्यूनिख मिलने वाली है, ना ही रियल या फिर सिटी में से कोई एक मिलने वाला है। हमें सीधा मिलेगा एटलेटिको मैड्रिड या फिर डॉर्टमुंड में से कोई एक। Perfect semi-final that you could have asked for. You have literally avoided the best teams in Europe till the finals. इससे बेटर आप क्या ही कर सकते हो भाई। फाइनल में तो आप ऑफकोर्स एस्केप नहीं कर सकते ना बेस्ट टीम को, वहां पे तो आके खेलना ही पड़ेगा। बट वहां तक अगर आप अवॉइड कर दे रहे हो तो आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा लक चाहिए होता है, एंड बार्सा के पास वो लक इस बार है फॉर श्योर, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। एंड सो अगर हम लोग पहले सेमीफाइनल की बात करें, that is going to be, I think, पहला सेमीफाइनल, yes, एटलेटिको मैड्रिड मोस्ट लाइकली, आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस पीएसजी होगा। बट अगर एटलेटिको वर्सेस बार्सा होता है, मतलब मैं ये कहूंगा जरूर कि यार एटलेटिको मैड्रिड, बार्सा, पीएसजी, इन तीनों टीम्स में से एटलीस्ट कोई एक तो फाइनल में जाने वाला है। एंड ये तीनों टीम सबसे ज्यादा डेस्परेट होंगे इस वक्त फाइनल में पहुंचने के लिए। बार्सा एंड एटलेटिको मैड्रिड तो इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस दे रीच्ड द फाइनल। पीएसजी रिलेटिवली रिसेंटली पहुंची थी जब बायर्न से पिटे थे ये लोग, बट आई थिंक एम्बापे वुड बी मोटिवेटेड टू मेक इट वन मोर टाइम एंड हैव वन लास्ट शॉट एट विनिंग अ यूसीएल विद पीएसजी। उससे बेटर एंडिंग नहीं हो सकती उसके नैरेटिव के लिए। एंड सो ये तीनों टीम के पास बहुत ज़्यादा स्टेक्स और रीजंस हैं टू रीच द फाइनल्स एंड गो ऑल आउट फॉर इट। तो जो भी पहुंचेगा ना वो डिजर्विंग भी होगा एंड मज़ा भी आएगा देखने में, क्योंकि इनकी पर्सनल नैरेटिव एंड ऑब्सेशन विद रीचिंग अ यूसीएल फाइनल इतना ज़्यादा है कि हर किसी के पास एक बहुत ही अच्छा रीज़न है टू गिव देयर ऑल। अभी मोस्ट लाइकली आई थिंक ये सेमीफाइनल होने वाला है एटलेटिको वर्सेस पीएसजी। अगर एटलेटिको वर्सेस बार्सा होता है, आई एम बैकिंग बार्सा टू रीच द फाइनल्स। आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड बार्सा के अगेंस्ट थोड़ा सा फ्लंडर कर जाती है, ऑल्दो अभी संडे को भी मैच होने वाला तो पता चल जाएगा। एक फ़ायदा तब ये भी होगा कि बार्सा का सेकेंड लेग फिर से होम पे होने वाला है। मतलब एकदम देख रहे हो कितना लक है हमारा इस बार कि सारी इजी टीम्स हमें मिल गई, बड़ी टीम्स हमने अवॉइड कर दी और बार बार सेकेंड लेग हमें घर पे ही मिल गया।
इतना अच्छा लगा अगर हमारा 2019 के सेमीफाइनल में होता अगेंस्ट लिवरपूल, तो क्या पता हम वहाँ पे भी पहुँच गए होते। सो अगर बारसा सेमीज तक पहुँचती है एंड एटलेटिको मैड्रिड को फेस करती है विद सेकेंड लेग एट होम, I am backing Barca to go to the finals. I can't even imagine I'm actually saying this. इतना अजीब लग रहा है बोल के ये। बट अगर PSG वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड होता है, देन आई एम बैकिंग एटलेटिको मैड्रिड। मुझे नहीं लगता PSG वो अगली डर्टी गेम से कोप अप कर पाएगी, स्पेशली वन सेकेंड लेग घर पे होने वाला है तो आई एम गोइंग टू बी बैकिंग एटलेटिको मैड्रिड देयर। सेकेंड सेमीफाइनल जो कि होगा वो होने वाला है भाई हमारा आर्सेनल या फिर बायर्न में से जो जीतेगा वर्सेस रियल एंड सिटी में से जो जीतने वाला है। पॉइंट ये है जो रियल और सिटी में से जो भी जीतेगा सेकेंड लेग उनके घर पे होगा। तो अगर रियल मैड्रिड यहाँ पे वो लेग जीत रही है, डेफिनेटली फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं भाई। मैं नहीं मान सकता कि फिर वो बायर्न से या फिर आर्सेनल से हार रहे हैं। अगर सिटी ने रियल ने सिटी को हरा दिया तो सेमीफाइनल में सेकेंड लेग उनके घर पे होगा, डेफिनेटली फाइनल से पहुंचेंगे। अगर सिटी जीतती है तो सिटी भी डेफिनेटली फाइनल्स तक मेरे लिए पहुंचने वाली है। आई थिंक रियल वर्सेस सिटी की क्वार्टर फाइनल में जो भी जीतेगा वो फाइनल तक तो मोस्ट लाइकली जरूर आना चाहिए। आई वुड बी सरप्राइज अगर इन दोनों में से कोई एक फाइनल में नहीं आता है। तो कई लोग कह रहे थे कि रियल वर्सेस सिटी हो जाएगा फाइनल में, बट अब आपस में भिड़ा दिया इनको क्वार्टर फाइनल्स में, तो ज़्यादा कोई स्कोप रह नहीं गया। बट अगर ये इनमें से जो भी जीतेगा दे विल हैव द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग द सेकेंड लेग एट होम इन द सेमीफाइनल्स, एंड बायर्न एंड आर्सेनल क्वाइट फ्रैंकली दे आर नॉट अ मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I am backing one of these teams, City and Real Madrid, to reach the finals for sure. And with this, क्या हम लोग इतने तगड़े फाइनल्स को कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेप वर्सेस चावी, सिटी वर्सेस बारसा, जैसे कि एल क्लासिको इन द फाइनल्स, रियल वर्सेस बारसा, या फिर एटलेटिको वर्सेस रियल मैड्रिड, मैड्रिड डर्बी, क्या भाई क्या पता, या फिर एम्बापे वर्सेस हालैंड, सिटी वर्सेस PSG। इतने ज़्यादा पॉसिबल नैरेटिव्स यहाँ पे लोग क्रिएट कर सकते हैं। एवरी सिंगल गेम, एवरी सिंगल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे उसमें कोई ना कोई नैरेटिव ज़रूर मिलेगा आपको। इतना बढ़िया होने वाला है इस बार का UCL क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो ऑफकोर्स फाइनली हमें दो बड़ी टीम्स देखने को मिलेंगी UCL फाइनल में। वरना जैसे कि मैं विद ऑल डू रिस्पेक्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ 2019 में लिवरपूल वर्सेस अपना ये हुआ था टॉटनहम, अगर वैसा मैच हो जाता तो बहुत बोरिंग हो जाता फाइनल। तो इस बार की गारंटी तो जरूर है कि हम लोग को मैचेस अब तगड़े देखने को मिलेंगे। जो सारे बोरिंग मैचेस थे दे आर बिहाइंड अस नाउ। गोइंग फॉरवर्ड एवरी सिंगल गेम विल बी अ फायर क्रैकर फॉर श्योर। एंड सो आई वुड लव फॉर यू टू शेयर योर प्रेडिक्शंस। देखते हैं क्या होता है भाई। हर एक क्वार्टर फाइनल ड्रॉ की प्रेडिक्शंस निकाल के दो, एंड देन सेमीफाइनल में क्या लगता है वही बताना। And on that note, I think we'll end today's podcast. Hope you all liked it. अगर अभी तक सुन रहे हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड आपको जो नेक्स्ट पॉडकास्ट इस चैनल से ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी चेकआउट करिए। वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वो वाला पॉडकास्ट भी कैसा लगा।